तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। अब जो फ्लूइड मैकेनिक्स है ये क्लास 11th का चैप्टर है, काफ़ी आसान सा चैप्टर है, बड़े इजी कंसेप्ट इसके अंदर है और सारे के सारे क्वेश्चंस बच्चे बना के आ जाते हैं एग्जाम्स में। तो इस चैप्टर ये जो चैप्टर है इसमें वन शॉट वीडियो है ये, जिसके अंदर मैं सारे कंसेप्ट्स के बारे में बात कराए, विस्कोसिटी भी इसके अंदर डिस्कस कराए है ना, और जितने भी लॉस हैं, पास्कल लॉ, बर्नौलीज थ्योरम्स, जितनी भी आपकी बायोन्सी फोर्स होती है वो सब इसके अंदर डिस्कस होगा विद न्यूमेरिकल्स, अच्छे न्यूमेरिकल्स के साथ, ताकि हमारे कंसेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो सके और कोई भी हमारा क्वेश्चन ना अटके। ठीक है, तो ये जो वीडियो है ये जेई और नीट एस्पायरेंट्स के लिए है, तो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम फ्लूइड मैकेनिक्स से। तो डिस्कस करते हैं सबसे पहले कि फ्लूइड होता क्या है। तो फ्लूइड्स के बारे में आपको ऑलरेडी इंफॉर्मेशन होगी। फ्लूइड्स क्या होते हैं? सब्सटेंसेस दैट कैन फ्लो। फ्लो का मतलब क्या होता है? बहना, वो जो बह सकते हैं। ठीक है, एंड डज नॉट हैव अ शेप ऑफ इट्स ओन। तो हम सब लोग जानते हैं ऑब्वियसली कि जैसे कोई ऑयल है या वाटर है, ठीक है, अगर इनको आप गिरा दो ज़मीन पर तो ये क्या कर जाते हैं? ये फ्लो कर जाते हैं, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पर बह जाते हैं। ऑब्वियसली हमने सबने देखा ही है। और जैसे गैसेस होती है ना, वो तो एक जगह अगर आपने थोड़ा सा ढक्कन उसका खुला छोड़ दिया कोई भी गैस का, तो पूरे कमरे के अंदर उसकी स्मेल आ जाती है ना। तो क्यों आ रही है स्मेल एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में? क्योंकि वो फ्लो कर जाती है। क्या बात समझ में आ रही है? तो फ्लूइड्स क्या होते हैं? सब्सटेंसेस दैट कैन फ्लो एंड डज नॉट हैव अ शेप। शेप तो ऑब्वियसली नहीं होता है। ऑयल को या वाटर को या किसी भी फ्लूइड को या गैसेस को भी आप किसी कंटेनर में भर सकते हो, उसी कंटेनर का वो शेप ले लेते हैं। ये बात तो हमें भी पता है। ठीक है, और जैसे वॉल्यूम की अगर बात करें अपन, तो कम से कम लिक्विड्स के केस के अंदर, लिक्विड्स के केस के अंदर वॉल्यूम तो कम से कम कांस्टेंट होता है। गैस के केसेस में तो वॉल्यूम भी कांस्टेंट नहीं होता। ये तो बेसिक से इंफॉर्मेशन है, हम सबको पता ही है। तो फ्लूइड्स की डेफिनेशन क्या हो गई? ये वाली, और इसके एग्जांपल्स लिक्विड्स एंड गैसेस। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये फ्लूइड्स हो गए। अच्छा, अब जो फ्लूइड्स होते हैं ना, जैसे किसी में कंटेनर में आपने भर दिया फ्लूइड को, है ना, अब उस पर प्रेशर लगा दें, तो प्रेशर का मीनिंग क्या है? तो यहाँ से सुनो ध्यान से। द मैग्नीट्यूड ऑफ नॉर्मल फोर्स, क्या लिखा हुआ है? नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट सरफेस एरिया। कुल मिला के नॉर्मल फोर्स मतलब एफ एन से इसको लिख देता हूँ मैं। एक कोई एरिया है यहाँ पर लिक्विड सरफेस का, इस पे जो नॉर्मल फोर्स एक्ट कर रही है, ऐसे जो नॉर्मल फोर्स मतलब 90 डिग्री बना रही होगी इससे, अपॉन एरिया, इसका एरिया ए मान लो। पर यूनिट सरफेस करना है ना, पर यूनिट सरफेस एरिया, तो ए से डिवाइड कर दोगे, पर यूनिट का मतलब उससे डिवाइड कर देना। तो प्रेशर इन अ फ्लूइड क्या बोल सकते हैं हम? एफ अपॉन ए, जहाँ पर एफ जो है वो आपका नॉर्मल फोर्स होता है, ये आपको याद रखना है। क्या बात समझ में आई? यार जैसा कि आपको पता है फिजिक्स में थ्योरी कम होती है, हमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़्यादा करनी होती है। बट पढ़ते की थ्योरी वगैरह हम वीडियो लेक्चर्स के थ्रू कवर कर लेते हैं, बट जब भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत सारे डाउट वहाँ पर हमको आने लगते हैं और उसमें कोई भी नहीं होता है जो हमारी मदद कर सके, हमें उन क्वेश्चंस का आंसर बता सके, न्यूमेरिकल सॉल्व करवा सके। आपकी इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए अनअकैडमी ने अपने ऐप में लॉन्च किया है नया फीचर आस्क डाउट्स। तो आपको क्या करना है, ऐप को डाउनलोड करना है और वहाँ पर आस्क डाउट्स योर डाउट्स पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास उस क्वेश्चन की इमेज होनी चाहिए, आप डायरेक्टली भी ले सकते हो। तो मेरे पास पहले से है तो उसको मैं चूज़ फ्रॉम गैलरी कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैं गैलरी में से उस इमेज को लेके आऊँगा, ये यहाँ पर इसको अपडेट कर दो, अपलोड कर दो। तो यहाँ पर इसको अपलोड कर दो इस तरीके से क्रॉप करके, राइट। तो ये यहाँ पर अपलोड हो रही है। अपलोड होने के बाद आपसे ये पूछेगा कि ये जो क्वेश्चन है वो कौन से सब्जेक्ट का है। लाइक ये क्वेश्चन फिजिक्स का है तो मैं फिजिक्स पर क्लिक कर देता हूँ। कुछ समय आपको वेट करना होगा, उसके बाद ये जस्ट आपको इसका वीडियो सॉल्यूशन भेज देगा। तो हम थोड़ा सा और देखते हैं कितनी देर में ये इसका वीडियो सॉल्यूशन सेंड करता है। आई एम लुकिंग, ओके, वीडियो सॉल्यूशन आ चुका है। आपको व्यू सॉल्यूशन पर क्लिक करना है तो आपका उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन यानी कि वीडियो प्ले हो चुका है। ठीक है, अब जो स्टूडेंट जो यूजर्स नए हैं अनअकैडमी पर, उनसे यहाँ पर एक कोड पूछा जाएगा। उस कोड के बिना आप डाउट्स नहीं पूछ पाएंगे। तो जब भी आपसे कोड पूछा जाए तो आप डाल देना वहाँ पर सिंह साहब। डिस्क्रिप्शन में मैंने ऐप की लिंक दे रखी है, वहाँ से इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। अच्छा, थ्रस्ट क्या होता है? देखो, जैसे अपन किसी कंटेनर में, जैसे टंकी होती है ना अपनी पानी की टंकी, तो आप ऐसे समझो जैसे पानी की टंकी है, इसमें पानी भरा हुआ है फुल, ठीक है। अब यहाँ पर कोई ये फोर्स लगा रही होगी इस सरफेस पर, क्योंकि पानी हैवी होता है ना, अभी पानी का भी कुछ मास है, तो वो नीचे कुछ फोर्स लगाएगी। जैसे हम नॉर्मल फोर्स नहीं बनाते थे, यहाँ पर जैसे ब्लॉक रख दिया आपने, तो आप बोलते थे ये जो ब्लॉक है ये सरफेस पर नॉर्मल फोर्स लगाएगा, और उसके बदले में ये जो सरफेस है इस पर भी ये नॉर्मल फोर्स लगाएगा। वैसे ही अगर हम बात कर रहे हैं फ्लूइड्स की, तो फ्लूइड जो होता है ना, उसके केस में हम नॉर्मल फोर्स को बोल देते हैं थ्रस्ट। क्या कहते हैं? थ्रस्ट। तो ये जो पानी है, जितना इस सरफेस पर, इसका जो सरफेस है यहाँ पर जहाँ पे कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं, इस सरफेस पर जितना फोर्स लगाता है ये फ्लूइड, ये जो लिक्विड है, इसको क्या बोलते हैं हम? थ्रस्ट
कहते हैं। टोटल फोर्स एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड ऑन एनी सरफेस इन कॉन्टैक्ट, तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट सरफेस ये है, विद इट इज कॉल्ड थ्रस्ट ऑफ अ लिक्विड। क्या बात समझ में आ रही है? तो थ्रस्ट क्या है? एक फोर्स है, किसके केस में? लिक्विड्स के केस में। जैसे हम ब्लॉक में नॉर्मल फोर्स की बात करते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये हो गया। अच्छा, अब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की बात करते हैं। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हम बोलते हैं ना, जैसे कि आपका जो एक लिक्विड है वो कितना प्रेशर डेवलप कर रहा है, कितना प्रेशर लगा रहा है किसी ऑब्जेक्ट पर, है ना। जैसे हम कहते हैं ना, ऐसे यहाँ से कोई पानी आ रहा है इधर से ऐसे टाइप से, तो हम कहते हैं कि यहाँ पर कितना प्रेशर लग रहा होगा, ये कैलकुलेट करना है, तो क्या बोलते हैं हम? हाइड्रोस्टैटिक। यहाँ पर जो हाइड्रो का मतलब ये तो क्या होता है, जैसे वाटर हो गया, ठीक है। और स्टैटिक का मतलब क्या है? एट रेस्ट। क्या मतलब है? एट रेस्ट। तो रुका हुआ लिक्विड, क्या रुका हुआ लिक्विड कितना नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया लगाता है, कितना प्रेशर लगाता है किसी कॉन्टेक्ट सरफेस पे, उसको क्या बोलते हैं हम? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। यहाँ पर क्या लगा रहा था? ये लिक्विड रुका हुआ था, एट रेस्ट पे था ये, है ना। टंकी में पानी भरा हुआ है, रुका हुआ है वो, वहीं कहीं जा तो नहीं रहा है, एट रेस्ट है वो, ठीक है। वो नीचे फोर्स लगा रहा है कॉन्टेक्ट सरफेस पे, कि क्या बोलते हैं उसको? थ्रस्ट। तो प्रेशर में कन्वर्ट करना है, तो प्रेशर में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला क्या है? एफ अपॉन ए। तो यहाँ पर भी तो वही करा है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर निकालने के लिए, इसकी तरफ से प्रेशर निकालने के लिए आपने क्या कर दिया? फोर्स, थ्रस्ट वही होती है अपॉन एरिया, तो फोर्स अपॉन एरिया, यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर हाइड्रोस्टैटिक का मतलब हमें समझ में आना चाहिए। स्टैटिक का मतलब क्या है? यहाँ पर रेस्ट है, ठीक है। और हाइड्रो का मतलब वाटर बोलते हैं, बट कोई भी लिक्विड हो सकता है, जरूरी नहीं वहाँ पर वाटर ही हो, ठीक है। मेन मतलब है यहाँ पर स्टैटिक से। क्या बात समझ में आई? तो क्या लिखा हुआ है? नॉर्मल फोर्स बाय लिक्विड पर यूनिट एरिया, वही तो लिखा है। नॉर्मल फोर्स बाय लिक्विड क्या होता है? थ्रस्ट पर यूनिट एरिया ए, टी बाय ए। क्या मैं बात समझ में आ रही है? तो ये चीज़ें हो गई, ठीक है। ऐसा यूनिट्स की बात कर लेते हैं। आपका जो प्रेशर होता है वो फोर्स अपॉन एरिया होता है। फोर्स का यूनिट न्यूटन, ए का यूनिट मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसकी ऐसा यूनिट हो गया। इसको हम लिखते हैं पास्कल भी। क्या लिखते हैं? पास्कल। पी ए से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब जो आपका एटमॉस्फेयर होता है ना, हम कहाँ पे रहते हैं? हम अर्थ की सरफेस पे रहते हैं, तो अर्थ की सरफेस किससे बाउंडेड है? एटमॉस्फेयर के अंदर हमें किसी, है ना। वो एटमॉस्फेयर जो अपने सरफेस पर या सी लेवल पे हम प्रिसाइज बोले, तो जितना प्रेशर आपका एटमॉस्फेयर लगाता है एट सी लेवल, उसको क्या बोलते हैं हम? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या कहते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसको हम 1 ATM भी कहते हैं, या फिर आप लिख सकते हो पास्कल के अंदर 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। ये सब इक्वल्स हैं। 1 ATM इक्वल्स टू 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। आप बोल सकते हो जो एयर है, आपकी जो एटमॉस्फेयर है, सी लेवल पर इतना पास्कल में प्रेशर लगा रही है, या फिर इतना बार में प्रेशर लगा रही है, या फिर इतना टॉर में प्रेशर लगा रही है। ये सब यूनिट्स हैं प्रेशर्स की। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये चीज़ हो गई, ठीक है। अच्छा, अब डेंसिटी की बात कर लेते हैं, क्योंकि हम लिक्विड्स की बात कर रहे हैं तो डेंसिटी की बात करनी तो ज़रूरी है। सबको पता है ये जो डेंसिटी होती है, ये क्या होती है? डेंसिटी होता है आपके पास मास अपॉन वॉल्यूम। ये तो बच्चों को पता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो रिलेटिव डेंसिटी है, ये क्या चीज़ है? रिलेटिव डेंसिटी मतलब आप किसी के रिलेटिव कोई डेंसिटी निकाल रहे हैं, और रिलेटिव डेंसिटी निकालते हैं अगर कोई भी किसी भी चीज़ का रिलेटिव निकाल रहे हैं, तो क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर भी वही हो रहा है। हम रिलेटिव डेंसिटी निकाल रहे हैं वाटर के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं? वाटर के रिस्पेक्ट में। वैसे तो आप किसी भी सब्जेक्ट उसके, आप किसी भी लिक्विड के रिस्पेक्ट में निकाल सकते हो। मान लो यहाँ पर डेंसिटी ऑफ वाटर की जगह डेंसिटी ऑफ ऑयल ले लिया आपने कोई, उसके रिस्पेक्ट में आपने सारी की सारी जितनी भी वो आपकी लिक्विड की डेंसिटी है वो सब लिख सकते हो। जहाँ पर जनरली हम बात करते हैं डेंसिटी ऑफ वाटर में, तो डेंसिटी ऑफ अ बॉडी, जिस भी बॉडी का आपको रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है, डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो डेंसिटी ऑफ वाटर सबको पता होना चाहिए कितनी होती है? 1000 kg पर मीटर क्यूब। क्या? या आप बोल सकते हैं 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये कह सकते हैं। अब जैसे मुझे निकालनी हो कि निकालो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी Hg विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ये मुझे निकालनी है, ठीक है। तो कैसे निकालूंगा? रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी कैसे आएगी? डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी, है ना, ऐसे लिखता हूँ। डेंसिटी का ये होता है सिंगल अपॉन मर्क्यूरी, और ये डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी कितना होता है? आपको याद होना चाहिए वैल्यू कितनी? 13.6 इंटू 1000। ये मर्क्यूरी की होती है kg पर मीटर क्यूब में, ठीक है। और वाटर की कितनी होती है? 1000 kg बाय मीटर क्यूब, है ना। यूनिट सेम होने चाहिए ऊपर नीचे, ठीक है। तो यहाँ से 1000 से 1000 कट जाएगा, आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी कितने आई? 13.6 है। क्या बात समझ में आ रही है? तो
तो ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो किसी भी आपको वैल्यू का निकालना हो, किसी भी आपको लिक्विड का निकालना हो, तो आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो सीधा सा। आपको बस उसकी एक्चुअल वैल्यू याद होनी चाहिए, फिर वाटर से डिवाइड ही करना है। क्या बात समझ में आई? तो रिलेटिव डेंसिटी हो गया। अच्छा, अब निकाल रहे हैं हम वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद हाइट। वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद हाइट, तो हम सब लोग जानते हैं, जैसे ये आपका एक कंटेनर है जिसमें पानी भरा हुआ है, मान लो पानी भरा हुआ है, या पानी या कोई भी लिक्विड भरा हुआ है रो का। रो उसकी डेंसिटी है ना, रो उसकी डेंसिटी है। अब यहाँ पर पानी भरा हुआ है h हाइट तक ये भरा हुआ है, ठीक। अच्छा, मुझे पता है कि यहाँ पर ये एयर है इधर, तो एयर तो मतलब यहाँ पर प्रेशर कितना होना चाहिए भाई? प्रेशर कितना आपका, ये सरफेस ही तो हो गया ना, तो आपका जो एयर एटमॉस्फेयर है वो कितना प्रेशर यहाँ पर एग्जर्ट कर रहा होगा? PATM, यही तो कर रहा होगा। PATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा ना सरफेस पे, तो यही लग रहा होगा। तो हम बोल सकते हैं PA, मतलब सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट पर PA, जितने भी है यहाँ पे भी ये हो सकता है, यहाँ पे भी, हर पॉइंट पर एक लेवल पर P एट A इक्वल्स टू P नॉट से हम रिप्रेजेंट करते हैं इसको। जब भी PATM लिखते हैं ना, तो PATM में लिखते हैं लगभग लगभग हमेशा P नॉट लिखते हैं। P नॉट का मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इन जनरल अपन मान के चलते हैं। तो PATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसकी वैल्यू हमको पता होती है 1.01 ATM है ना, या 1 ATM या 1.01 बार, ठीक है। पास्कल और टॉर में भी अपन ने लिखी थी। तो जब आपको h हाइट नीचे निकालनी हो ना, इसके कंपैरिजन में यहाँ निकालनी हो, मतलब मुझे पता है कि ए सरफेस पे ए पॉइंट पर कितनी वैल्यू है प्रेशर की, मुझे निकालना है h डेप्थ नीचे। नीचे चला गया मैं h डेप्थ, तो वो क्या आएगी? वो आएगी आपकी PB, मतलब प्रेशर एट पॉइंट B इज इक्वल्स टू P नॉट। यहाँ पर प्रेशर कितना है? P नॉट है, P नॉट प्लस रो जी एच। क्या आएगी? P नॉट प्लस रो जी एच। क्या बात समझ में आ रही है? तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये प्लस हो रहा है। क्या हो रहा है? ये प्लस। प्लस का मतलब है आपने इस सरफेस वाले जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर था आपका, सरफेस के प्रेशर में कुछ इंक्रीज कर दिया, कुछ ऐड कर दिया, तो नेट वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? इंक्रीज हो जाएगी। तो हम ये बोल सकते हैं कि प्रेशर इंक्रीजेस विथ डेप्थ। क्या बात समझ में आ रही है? और ये हम फील भी करते हैं, है ना। आप टंकी के अंदर घुस जाओगे ना, तो आप नीचे जब बॉटम पे चले जाओगे तो आपको प्रेशर फील होने लगेगा। आपको ऐसा लगेगा कि पानी मेरे ऊपर फोर्स लगा रहा है। प्रेशर लगाने का मतलब क्या? फोर्स लगा रहा है। तो नीचे जाते हैं तो ज़्यादा प्रेशर लगता है ना, ये हम फील भी करते हैं। तो पी वी इज टू P नॉट प्लस रो जी एच। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो एच जितनी भी नीचे हाइट है उसकी, वो यहाँ पे लिखनी है। तो आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना है हमेशा, कभी भी P इज टू क्या होता है? P नॉट या PA लिखो, PA प्लस रो जी एच। मतलब उल्टा भी कर सकते हो आप, ऐसा नहीं है। मतलब अगर यहाँ पर आपको कोई पॉइंट गिवन है, मान लो C पॉइंट गिवन है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो P एट B इज इक्वल्स टू P एट C प्लस रो जी, और मान लेते हैं इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस है H1, तो रो जी H1। तो दो पॉइंट्स के बीच में कैसे भी निकाल सकते हो आप। अगर आपको PC की वैल्यू याद है कि PC की वैल्यू क्या है, तो वहाँ से भी निकाल सकते हो। PC की वैल्यू क्या होगी भाई? ये पूरा H है, ये H1 है, तो आप निकाल सकते हो ये वाली वैल्यू कितनी है? H माइनस H1, यही तो है। तो मैं लिख सकता हूँ PC इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? PA ऊपर वाला पॉइंट प्लस रो जी H माइनस H1। क्या बात समझ में आई? और अगर आप इन दोनों को ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा आपके पास? PV, ये PC से PC कट जाएगा, आपके पास आ जाएगा रो PA प्लस रो जी H1 प्लस रो जी H माइनस रो जी H1। तो ये रो जी H1 से रो जी H1 कट जाएगा, आपके पास वापस इक्वेशन ये वाली आ जाएगी। P नॉट P एट A, ये P एट A तो है ना, P नॉट P एट A प्लस रो जी H। क्या बात समझ में आ रही है? तो किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में आप रिलेशन निकाल सकते हो डेप्थ के साथ, ठीक है। तो ये वाली इक्वेशन अपने को हमेशा याद रखनी है, ठीक है। मतलब ये हो गया ऐसे, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, और डिस्टेंस बीच में कितनी? H, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। अच्छा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की और बात कर लेते हैं। हाइड्रोस्टैटिक का मतलब वो ये आपका जो लिक्विड है वो क्या है? वो रुका हुआ है, ठीक है, स्टेट पे है, स्टैटिक पे मतलब रेस्ट पर है। एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एट एनी पॉइंट डिपेंड्स अपॉन डेप्थ ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम सरफेस। कितनी डेप्थ पर है वो सरफेस से। फिर नेचर ऑफ अ लिक्विड, नेचर ऑफ द लिक्विड मतलब डेंसिटी। कुल मिला के क्या है? डेंसिटी तो है भाई। आप किसी भी लिक्विड को कैसे डिफरेंशिएट करते हो? उसकी डेंसिटी से डिफरेंशिएट करते हो। एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और अगर कोई और एक्सेलरेशन में आ जाता है, जैसे आपने लिक्विड को है ना किसी लिफ्ट में रख दिया और उस लिफ्ट को ऊपर नीचे भगा रहे हो, तो भी आपका जो प्रेशर है किसी हाइट पर, किसी डेप्थ पर, वो चेंज हो जाता है। फिर वो P नॉट प्लस रो जी एच नहीं रहेगा, फिर वहाँ पर एक्सेलरेशन का भी रोल होगा। बात समझ में आ रही है? उसको केस को हम डिस्कस करेंगे अलग से। पर आपको ये याद रखना है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है? सिर्फ डेप्थ पर डिपेंड करता है, नेचर पे डिपेंड करता है मतलब रो पे डिपेंड करता है, और एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है, जो भी नेट एक्सेलरेशन है। अगर आपने सिंपली उसको रख रखा है ऐसे ग्राउंड पर, तो नेट एक्सेलरेशन किधर है? बस G है। और ऊपर A से चला दिया इसको, तो नेट एक्सेलरेशन कुछ और हो जाएगा, तो उसको हम कैलकुलेट करेंगे बाद में।
ठीक है, तो ये हो गई जिस पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पर डिस्कस करते हैं जहाँ पर डिपेंड नहीं करता, डज नॉट, जो बच्चे मानते हैं कि डिपेंड करता होगा। जैसे अमाउंट ऑफ लिक्विड, हम लोग ऐसे सोचते हैं ना कि ऊपर जितना लोड है उतना ज़्यादा प्रेशर आता है, ऐसी ही होती है अपनी जो फीलिंग होती है, जितना लोड अपने सर पे है उतना ही ज़्यादा प्रेशर हम फील करते हैं। बट एक्चुअली हाइड्रोस्टैटिक लिक्विड के अंदर ये चीज़ें नहीं होती। मतलब अच्छा, मैं पहले दूसरे पॉइंट्स पे डिस्कस कर लेता हूँ, मैं साथ में डिस्कस करेंगे। और शेप ऑफ कंटेनर, कंटेनर का कोई भी शेप हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता किस पे, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर पे, है ना। इसके बाद क्रॉस सेक्शनल एरिया, एरिया क्रॉस सेक्शन कुछ भी हो बॉटम सरफेस का, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कहने का मतलब ये है कि आप ऐसे बना सकते हो कि जैसे मैंने एक तो सिंपली ऐसे बना दिया, ये एक पानी भरा हुआ मैंने, सेम हाइट का लिक्विड मैंने ऐसे ले रखा है इस टाइप से, और एक ऐसे ले रखा है यूँ, ऐसे। क्या बात समझ में आ रही है? तो देखो यहाँ पर शेप भी अलग है सबके, यहाँ पर अमाउंट ऑफ लिक्विड भी अलग आएगा, क्योंकि दो सबके शेप्स अलग अलग है तो सब अलग अलग क्वांटिटी स्टोर कर सकते हैं। बट फिर भी अगर मैं यहाँ पर बोलता हूँ यहाँ पर ए पॉइंट है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, यहाँ पर बी पॉइंट है, यहाँ पर भी ए पॉइंट है, यहाँ पर भी बी पॉइंट है, यहाँ पर ए पॉइंट, यहाँ पर बी पॉइंट, और सबकी हाइट जो है वो सेम है, सबकी जो हाइट है वो क्या है, वो सेम है। तो मैं कह सकता हूँ हमेशा जो पी एट ए या पी एट बी, नीचे वाले का निकाल रहे हैं अपन, तो पी एट बी इज इक्वल्स टू पी एट ए प्लस रो जी एच। क्या बात समझ में आ रही है? यहाँ से रो का लिक्विड आपने भर रखा है हर कंटेनर के अंदर, यहाँ तक, ठीक है, सबको ऐसे लेवल तक भर रखा है, सबकी हाइट सेम है बॉटम सरफेस से। क्या बात समझ में आ रही है? तो हर पॉइंट पर यहाँ पर भी प्रेशर वही होगा जो यहाँ पर होगा और यहाँ पर होगा, सबके शेप अलग हैं, सब कितना लिक्विड, यहाँ पर ऑब्वियसली ज़्यादा लिक्विड है, यहाँ पर उससे कम लिक्विड है, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा कम लिक्विड है। बट फिर भी प्रेशर एट पॉइंट बी, जो बॉटम सरफेस से प्रेशर आ रहा है वो क्या आ रहा है, पी एट ए प्लस रो जी एच ही आ रहा है। क्या बात समझिए? और पी एट ए क्या है, वो तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। क्या है वो? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये क्वांटिटी तो आपके सेम है, रो भी सेम है, जी भी सेम और एच भी सेम है। तो हमेशा बॉटम सरफेस पे क्या होता है, आपका जो प्रेशर होता है वो सेम होता है। और अगर नहीं हुआ, मान के देखो, अगर बाई चांस नहीं होता ऐसा, हम ये बोलते कि नहीं यार सर देखो ऐसा है कि लोड यहाँ पर ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा लिक्विड भरा हुआ है तो ज़्यादा प्रेशर आना चाहिए यहाँ पर, ऐसा सोच सकते हैं ना कि ज़्यादा लिक्विड है, ज़्यादा भारी है ऊपर, तो प्रेशर ज़्यादा क्रिएट होगा यहाँ पर। अगर ऐसा होता, मान लो कि अगर इन पॉइंट्स में और इन पॉइंट्स में डिफरेंस अलग होता, तो अगर दो प्रेशर के पॉइंट्स में डिफरेंस आ जाता है ना, दो पॉइंट्स में अगर प्रेशर डिफरेंस आ जाता है तो फिर वहाँ पर वो रेस्ट कंडीशन नहीं होती, फिर वो क्या होने लगता है, वो फ्लो होने लगता है। क्या बात समझ में आ रही है? जैसे करंट होता है ना, वोल्टेज डिफरेंस आ जाए आपके पास, पोटेंशियल डिफरेंस आ जाए तो करंट फ्लो करने लगता है। वैसे ही यहाँ पर अगर दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आ गया या वो आ गया आपके पास, प्रेशर डिफरेंस आ गया, तो क्या होगा, लिक्विड आपका फ्लो करने लगेगा, फिर रेस्ट पर नहीं रहेगा वो। पर क्योंकि हम हाइड्रोस्टैटिक की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, हाइड्रोस्टैटिक, स्टैटिक का मतलब है वो रेस्ट पर है। क्या बात समझ में आ रही है? तो ऐसी चीज़ें हम डिस्कस कर सकते हैं। तो आपको जो ये याद रखना है, क्या, इन अ लिक्विड एट सेम लेवल द प्रेशर विल बी सेम एट ऑल पॉइंट्स। क्या मतलब है कि अगर यहाँ पर ऐसे लिक्विड भरा हुआ है ना, ये लिक्विड भरा हुआ है ऐसे, तो हम ये कह सकते हैं कि ये ए पॉइंट मान लो, ये बी पॉइंट मान लो, या ए ऊपर ही मानते चलो, इसको ए मान लो, इसको सी मान लो, इसको बी मान लो, इसको डी मान लो, इसको पी मान लेते हैं, इसको क्यू मान लेते हैं। पी मत मानो, पी तो प्रेशर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको मान लो आर, इसको मान लो एस। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि सब हॉरिजॉन्टल लेवल पर, सेम लेवल पर है सभी, ये सब सेम लेवल पर है। तो मैं कह सकता हूँ कि P एट A इज इक्वल्स टू P एट C, हम ये कह सकते हैं P एट R इज इक्वल्स टू P एट S, और हम बोल सकते हैं P B इज इक्वल्स टू P ऑफ D, क्योंकि ये सेम लेवल पर कहाँ है, सब सेम लेवल पर। बात समझ में आ रही है? सेम लेवल पर है। अगर A और C के बीच में प्रेशर डिफरेंस होता तो क्या ये ऐसे फ्लो करते ही, बट क्योंकि रेस्ट पर है तो इसलिए इक्वल होने ज़रूरी है। क्या बात समझ में आती है? तो एट द सेम लेवल और सेम लिक्विड के अंदर ये जो कंडीशन है ना, कहाँ अप्लाई करने हैं आपको, हमेशा सेम लिक्विड भी होना चाहिए एक ही लिक्विड के अंदर। उसलिए मैंने यहाँ पे लिक्विड ही लिखा है, लिक्विड्स नहीं लिखा है। अगर ऐसा भी हो सकता है ना भाई, आपने दो दो लिक्विड एक साथ फिल कर दिए, दो लिक्विड आपने एक साथ फिल कर दिए, तो उस केस के अंदर ऐसा नहीं होगा। बट सेम लिक्विड की बात कर रहे हैं एट द सेम लेवल, तो हमेशा वो इक्वल रहने वाला है। ठीक है, अच्छा अब क्वेश्चन कर लेते हैं। प्रेशर एट हाफ डेप्थ ऑफ द लेक इज इक्वल टू 2/3 प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द लेक, फाइंड डेप्थ ऑफ द लेक। आपको बोला जा रहा है कि एक लेक है, मान लेते हैं कंटेनर की तरह लेक बना लेते हैं, ये लेक है आपका ऐसे, यहाँ पर पी ए होगा जिसको हम पी ATM बोलेंगे, ठीक है,
मान लेता हूँ मैं थोड़ी देर के लिए इसकी डेप्थ कितनी है, डी है या एच ही मान लो एच ही है, क्योंकि एच से रिप्रेजेंट करते हैं ना अपन हमेशा। वैसे हाइट होनी चाहिए बट यहाँ पर ऐसे ही करते हैं यूज़। ठीक है, तो आपको बोला जा रहा है कि प्रेशर एट हाफ डेप्थ, मतलब यहाँ की बात हो रही है, हाफ डेप्थ h/2 इज इक्वल्स टू 2/3 प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द लेक। मतलब एक आपको प्रेशर यहाँ निकालने के लिए बोला, एक प्रेशर आपको यहाँ निकालने के लिए बोला है। तो मैं इसको बोल देता हूँ, ये मेरा है बी पॉइंट और ये मेरा है सी पॉइंट। ठीक है, अच्छा मैं बोल सकता हूँ पी बी जो होगा वो कितना होगा, पी एट ए प्लस रो जी, कितना डिस्टेंस है दोनों के बीच में, h/2 ये होगा। अच्छा पी एट सी कितना होगा, मैं बोल सकता हूँ पी एट ए, ठीक है कहीं से भी ले सकता हूँ मैं पॉइंट, आप पी बी भी ले सकते हो कोई दिक्कत नहीं, प्लस रो जी, कितना पॉइंट है ए और सी के बीच में, h/2। अच्छा h/2 नहीं, अब ए और सी के बीच में तो h है ना, h। क्या बात समझ में आई। और आपको क्या बोला गया है, हाफ डेप्थ पे जो प्रेशर है, मतलब ये वाला जो प्रेशर है वो 2/3 टाइम्स है बॉटम ऑफ द लेक। मतलब मैं बोल सकता हूँ पी बी जो है वो 2/3 टाइम्स है पी सी के। ऑब्वियसली होना ही चाहिए, क्योंकि पी सी यहाँ पर क्या पता चल रहा है आपको, इससे क्या इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो आप, पी बी इज लेस देन पी सी। यही तो ना, 2/3 टाइम्स है, 1 से कम है, तो मतलब पी बी आपका पी सी से कम है, और होना भी चाहिए क्योंकि जितना आप नीचे जाओगे आपका प्रेशर बढ़ता जाएगा, तो पी बी का कम होना चाहिए पी सी से। क्या बात समझ में आ रही है, तो इतना तो क्लियर है। अच्छा अब क्या निकालना है आपको, यहाँ से आपके पास आ जाएगी पी एट ए प्लस रो जी h/2 इज इक्वल्स टू 2/3 इंटू पी एट ए प्लस रो जी एच, ये आ जाएगा। यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी पी एट ए प्लस रो जी h/2 इज इक्वल्स टू 2/3 इंटू पी ए प्लस 2/3 इंटू रो जी एच। क्या बात समझ में है। अच्छा यहाँ से निकाल लो, ये आ जाएगा पी एट ए माइनस 2/3 इंटू पी एट ए इज इक्वल्स टू रो जी एच, यहाँ पे आ जाएगा 2/3 माइनस हाफ, ये आ गई। यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा 1/3 इंटू पी एट ए इज इक्वल्स टू रो जी एच इंटू क्या आ जाएगा, ये 6, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, 2 है ना नीचे, 6 तो 3 2 जा 6, 4 माइनस 3, ये 1/6 आ जाएगा। तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी पी एट ए अपॉन 3 इज इक्वल्स टू रो जी एच इंटू 1/6, ये 2 से 2 कट जाएगा। आपके पास जो आंसर आएगा पी एट ए इज इक्वल्स टू आ जाएगा रो जी h/2। यहाँ से आप निकाल सकते हो 2 एट पी ए अपॉन रो जी, ये क्या आ जाएगा आपके पास h। तो ये आपकी डेप्थ ऑफ द लेक है। बात समझ में आई। पी ए क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो उसको पुट कर देना वहाँ पर। रो आपको पता होगा क्या है, रो पानी है ना भाई, पानी मतलब 1000 kg/m³, ठीक है। और जीरो आपको पता ही है 10 मीटर/सेकंड होता है, सेकंड स्क्वायर। समझ में आ गई। तो ऐसे हम निकाल सकते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आपके पास, तो इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, वैसे तो हमको पता ही होती है इसकी वैल्यू, पर कैलकुलेट कैसे करी होगी। मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हम यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर कर रहे हैं विथ बैरोमीटर। ये एक डिवाइस होता है जिससे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम नाप सकते हैं। देखो कैसे, तो इसमें करते हैं क्या अपन, कि जैसे आपने कोई यहाँ पर कंटेनर लिया, ठीक है, इसको आपने भर रखा है यहाँ पर रो से, ठीक है, कोई डेंसिटी है रो, उससे भर रखा है। अब आपने क्या करा, यहाँ पर एक टेस्ट ट्यूब उसके अंदर पूरी इमर्स कर दी ऐसे। ये टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब आपने देखी होगी, ऐसी ट्यूब होती है, टेस्ट ट्यूब है ना ग्लास की, उसको आपने पूरी अंदर इमर्स कर दी, ठीक है। तो उसमें पूरा लिक्विड भर गया होगा ऑब्वियसली, ठीक है। अब आप क्या करोगे ना, इसको आप खड़ी कर दोगे ऐसे उल्टी, मतलब मैं कह रहा हूँ आपको कि ऐसा हो जाएगा। ये आपने अपने हाथों से इसको क्या कर दिया, ऐसे यूँ खड़ा कर दिया, ऐसे इस टाइप से कर दिया इसको। जो आपका पानी का लेवल है वो तो अभी भी इतना ही है। क्या बात समझ में आ रही है। अच्छा, तो आपने ऐसा कर दिया। आप नोटिस करोगे यहाँ पर ऐसे जब आप करोगे ना, तो आपका जो पानी का लिक्विड है, जो लिक्विड है उसका लेवल है जो लिक्विड का, वो यहाँ तक भर जाएगा। कहाँ तक भर जाएगा, यहाँ तक। मतलब यहाँ पर ये पानी का लेवल है जहाँ पर कंटेनर है, और ट्यूब के अंदर यहाँ तक पानी का लेवल आ जाएगा। मान लो हाइट h तक आ गया, ठीक है। कहाँ तक आ गया, हाइट h तक। ये यहाँ पर क्या है, ये एम्प्टी है। क्या है ये, एम्प्टी, या बोल सकते हो वैक्यूम है। ये वैक्यूम कैसे जनरेट हुआ, क्योंकि आपने पूरा इमर्स कर रखा था अंदर, पूरा इमर्स कर रखा था। आपने एयर में तो निकाला नहीं इसको, तो एयर आने का तो सवाल नहीं है। आपने क्या करा, बस इसको अंदर से ऐसे यूँ करके और ऊपर निकाल दिया। तो ये ऐसा कुछ आपके पास कंडीशन है। तो यहाँ पर ये वैक्यूम क्रिएट हुआ होगा, ऑब्वियसली एयर तो है नहीं। वैक्यूम क्रिएट हुआ है मतलब उसके अंदर कोई भी मॉलिक्यूल्स कुछ भी नहीं है। अगर मॉलिक्यूल्स ही नहीं है तो प्रेशर कहाँ से होगा, तो प्रेशर क्या होता है यहाँ पर वैक्यूम के अंदर, ज़ीरो होता है। अच्छा,
अब यहाँ पर देखो उन्होंने क्या दिमाग लगाया, उन्होंने ये बोला कि यहाँ पर मैं मान लेता हूँ ये क्या P8 वैक्यूम है, वो क्या होता है, वो 0 होता है। अगर मैं यहाँ पर प्रेशर निकालना चाहूँ जो कि सरफेस है, हम मुझे पता है कि एक ही लेवल पर एक ही लिक्विड के अंदर क्या होता है, सेम लेवल पर प्रेशर इक्वल होता है। मैं बोल सकता हूँ अगर ये पॉइंट B है और ये पॉइंट C है तो मैं कह सकता हूँ PB इज इक्वल्स टू PC होना चाहिए। और PC क्या है, ये P ATM है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ पर जो एटमॉस्फेयर प्रेशर लगा रहा होगा यही तो है PC, और PB भी इक्वल है जो ट्यूब के अंदर है। मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मैं प्रेशर यहाँ पे B लिखना चाहूँ तो प्रेशर एट B में लिख सकता हूँ प्रेशर इन वैक्यूम, ये वाला प्रेशर, प्लस रो जी एच, यही तो लिखेंगे, ऐसे लिखते थे वेरिएशन विथ आपका हाइट। तो प्रेशर एट ये क्या है, ये तो 0 है, तो आपकी जो वैल्यू आई रो, आपका जो प्रेशर एट बी वो कितनी आएगी, रो जी एच। तो आपको अब करना क्या है, आपने कुछ जो डेंसिटी का मटेरियल लिया है वो तो आपको पता ही है, जी भी आपको पता है, और एच कैसे पता चलेगा, आप देख लेना यहाँ पे कितनी हाइट आ रही है। तो इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं आपका क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या बात समझ में आई? तो वैक्यूम क्रिएट होने की वजह से यहाँ पर जो ये वाला प्रेशर है इसको हमने 0 कर दिया। ये इसका तो यूज़ लिया, इसका ही तो यूज़ लिया ना अपन ने, और किसका यूज़ लिया यहाँ पर, क्योंकि वैक्यूम क्रिएट हो गया। तो इसी डिवाइस को हम बोलते हैं बैरोमीटर। क्या बोलते हैं, बैरोमीटर। इससे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक अच्छा सा क्वेश्चन है। अब बैरोमीटर ट्यूब रीड 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। इसका मतलब क्या होता है इस लाइन का, कि यहाँ पर ये जो एच है ये कितनी होगी, 76 आ रही होगी क्वेश्चन के हिसाब से, 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। इफ द ट्यूब इज ग्रेजुअली इंक्लाइंड एट 60 डिग्री विद द वर्टिकल, मतलब आपने ट्यूब को क्या कर दिया, आपने ट्यूब को वर्टिकल के साथ ऐसे घुमा दिया, मतलब यूं कर दिया कुछ इस टाइप से, और ये एंगल 60 डिग्री बन गया बीच में, वर्टिकल के साथ है ना, वर्टिकल के साथ एंगल, मतलब यहाँ पर ये 60 डिग्री होगा वर्टिकल के साथ एंगल। तो आपने कुछ ऐसा कर दिया, फिर आपको निकालना है लेंथ ऑफ द मर्क्यूरी कॉलम विल बी। तो कुल मिला के क्वेश्चन आपका ऐसा हो गया कि यहाँ पर आपका सरफेस था, पहले आपकी जो वो थी वो ऐसी थी कुछ, ठीक है, ये यहाँ पर आपकी जो हाइट होगी वो इधर होगी कुछ, है ना। मैं बोलता हूँ ये कितनी है, ये एच है जो आपको 76 सेंटीमीटर गिवन थी, ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से। अब आपने क्या करा, इसको टेढ़ी कर दी, क्या कर दी, टेढ़ी, ऐसे कर दिया आपने इसको, ठीक है, कितना एंगल पर, 60 डिग्री एंगल पर, ठीक है, यहाँ पर। तो आपका जो लेवल आएगा वो कितना आएगा, ये सोचने वाली बात है यहाँ पर। लेवल अभी भी आपका इसी लाइन में आएगा, कहाँ पर आएगा, इसी लाइन में, यही लेवल आएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, सोच के देखो कि अगर मुझे इस पॉइंट पर प्रेशर निकालना हो, इस पॉइंट पर प्रेशर निकालना हो, तो मैं क्या निकालूंगा। अगर ये पॉइंट मेरा बी है और ये पॉइंट मेरा सी है, यहाँ पे तो वैक्यूम है, इधर भी वैक्यूम है, तो मैं ले सकता हूँ कि यहाँ पर जो हाइट होगी, इसको मान लेता हूँ मैं, अगर सेम हाइट आप नहीं मानो तो उसको मैं मान लेता हूँ ये कुछ H1 होगी, ऐसा मान लेते हैं, अगर आप सेम नहीं मान रहे अभी तो मैं कह सकता हूँ P एट बी कितना होगा, 0, क्योंकि वैक्यूम है वहाँ पर, प्लस रो जी एच, और P एट सी कितना होगा, वो भी कितना होगा, 0 प्लस रो जी H1, यही तो होगा भाई। आप क्या लेते हो, सिर्फ वर्टिकल हाइट लेते हो ना, तो H1 होगा। तो PB और PC क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि यहाँ पर PA है एटमॉस्फेरिक, PA इज टू PB, और यहाँ पर भी क्या है, P एट A है, PA इज टू PC, और PC और PA जो है आपका PB की इक्वल है, मतलब PB और PC भी क्या है, वो भी इक्वल है। तो मतलब रो जी एच इज टू रो जी H1, इसका मतलब है H इज टू H1। तो इस क्वेश्चन के अंदर बस यही खास बात है, क्या कि आप टेढ़ी भी कर दोगे ना उसको, तो जो उसकी हाइट है, मतलब ये वाला जो कॉलम है, जो वर्टिकल हाइट है, वो क्या रहेगी, वो कांस्टेंट ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। क्यों चेंज नहीं होगी, क्योंकि आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर कांस्टेंट है। अब आपको क्या निकालना है, ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ निकालनी कि ऐसे टेढ़ा कितनी लेंथ पर ट्यूब जो है वो भरी हुई है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो क्या भरी हुई है, देखो ऐसा ट्रायंगल बन रहा है ये कुछ, है ना, ये आपकी हाइट है h, ये आपकी लेंथ है l। अच्छा, ये आपको गिवन है 60 डिग्री, कितना, 60 डिग्री गिवन है, तो ये एंगल कितना होगा, ये 30 डिग्री होगा। क्या बात समझ में आ रही है? यहाँ से आप लिख सकते हो sin 30 इज इक्वल्स टू h बाई एल, ये लिख दो। l आपका क्या आ जाएगा, h बाय साइन 30, साइन 30 कितना होता है, हाफ, तो ऊपर जाएगा 2h, 2h का मतलब क्या है, 2 इंटू हाइट, हाइट कितनी 76, तो यहाँ से आ जाएगा 152 सेंटीमीटर। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये जो लेंथ होगी ना, कौन सी वाली, ये जो लेंथ होगी ये कितनी आएगी आपके पास, 152 सेंटीमीटर आएगी। तो यहाँ पर कंसेप्ट क्या है सीखने वाला, कि हाइट क्या रहती है, वो कांस्टेंट रहती है, क्योंकि प्रेशर को कांस्टेंट रखना है, इसलिए हाइट कांस्टेंट है। क्या बात समझ में आ रही है? तो यहाँ से हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अच्छा क्वेश्चन था ये। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या बोला गया है कि ऐसा, ये इसको बोलते हैं मैनोमीटर, अगर आपने सुना हो तो, मैनोमीटर ट्यूब जैसे कुछ दिख रही है आपको ये, है ना।
यहाँ पर क्या है, एक लिक्विड भर रखा है, ठीक है, इसको यहाँ से तो क्लोज कर रखा है मैंने और यहाँ से ओपन कर रखा है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, एक और क्वेश्चन अगर मैं आपको कराऊँ इससे पहले, तो वो ऐसा हो सकता है, आपको कंसेप्ट क्लियर होगा उससे। जैसे अगर मैंने कोई ऐसे ट्यूब रख रखी है यूँ, ये ऐसा है और ये इतना बड़ा है, ठीक है, या आप ऐसे समझो यूँ, इस टाइप से, और इसमें मैं पानी डालता जा रहा हूँ, यहाँ से पानी डालता जा रहा हूँ। तो मुझे ये बताओ आप कि पानी अगर इस लेवल पर यहाँ पर है, हाइट h1 बोल देता हूँ मैं, h1 पर है इस वाले कंटेनर, ये सब कनेक्टेड है ना, तो इस वाले ये जो रीजन है जो मोटा वाला है, इसके अंदर का पानी का लेवल क्या होगा? तो आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर भी पानी का लेवल यही होगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि अगर आप निकालना चाहो इस बॉटम सरफेस पर, सोच के देखो, यहाँ पर मुझे निकालना है इस बी पॉइंट पर प्रेशर और इस सी पॉइंट पर प्रेशर, क्या मैं बोल सकता हूँ पी बी इज इक्वल्स टू पी सी होगा, क्योंकि सेम लेवल पर है, सेम लिक्विड है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अगर इसको हाइट को कांस्टेंट रखना है तो ऑब्वियसली बात है पी बी जो होगा वो क्या होगा आपका, पी बी जो होगा, मान लेते हैं कि अलग अलग ही हाइट है, चलो ऐसे ही मान लेते हैं ना, प्रूफ करने के लिए अपने आंसर को हम ऐसे मान लेते हैं कि इसकी हाइट अलग अलग है। आप ऐसा सोच सकते हो कि यार इसमें तो ज़्यादा बड़ा है तो ये इसका हाइट नीचे होगा, तो मैं बोलता हूँ ये H2 है। क्या है ये? H2। तो मैं पी को लिख सकता हूँ P एट A, ये तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यहाँ पर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो मैं लिख सकता हूँ P एट A प्लस रो जी H1, और PC को मैं लिखूँगा P एट A प्लस रो जी H2। क्या PB और PC इक्वल है? बिल्कुल इक्वल है, सेम लिक्विड सेम लेवल, तो इसका मतलब ये दोनों भी इक्वल है। PA से PA कट गया, H1 की वैल्यू क्या आ गई? H2 की वैल्यू होगी, इसका मतलब ये दोनों सेम हाइट पर ही होंगे। क्या मैं बात समझ में आ रही है? सेम हाइट पर ही होंगे। क्योंकि ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर इधर का प्रेशर और इसके ऊपर का प्रेशर दोनों इक्वल है, बट इस केस के अंदर यहाँ पर ये क्लोज्ड है, तो यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं है, इसको ट्यूब मैंने बंद कर रखा है यहाँ से। अगर इसको मैं खोल देता तो क्या पानी यहाँ से बाहर निकल जाता? ऑब्वियसली पानी बाहर निकल जाता, क्योंकि इन दोनों का लेवल मैच होना जरूरी है। अगर ये ओपन होता तो ये नीचे आता और ये ऊपर जाता, तो यहाँ से पानी थोड़ा सा बाहर निकल जाता और लेवल कहाँ जाता? बिल्कुल सेम हाइट पर क्योंकि क्लोज्ड है तो उस क्लोज में ज़रूरी नहीं कि लेवल सेम हो। अब आपको निकालना है, यहाँ पर ओपन है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा P एट A, तो आपको निकालना है प्रेशर एट B, ये हमको कैलकुलेट करना है। तो इसके दो तरीके हो सकते हैं, मैं दोनों आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखो, मुझे क्या निकालना है? वही वेरिएशन ऑफ डेप्थ निकालना है। तो मैं लिख सकता हूँ, अगर मैं यहाँ पर पॉइंट कंसिडर करूँ, कहाँ पर? एक पॉइंट यहाँ पर, एक पॉइंट यहाँ पर, बॉटम पे बिल्कुल, है ना। तो अगर मैं इसका लिखना चाहता हूँ, क्या लिखूंगा मैं? P एट A प्लस रो जी, आपके जो ये है ये रो की वन है, रो जी 8 ऐसे लिखूंगा। और यहाँ पर अगर लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ P एट B, मान लेता हूँ यहाँ पर प्रेशर कितना है? PB है, जो कैलकुलेट करना है मुझे, P एट B प्लस रो जी इंटू 6, यही होगा। अच्छा, क्या B इस पॉइंट पर जो कि सेम लेवल पर है, सेम लिक्विड है, इन दोनों का प्रेशर सेम होना चाहिए, बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से आपके पास वैल्यू हो जाएगी PB इज इक्वल्स टू P एट A प्लस रो जी 8 माइनस रो जी 6, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा PA प्लस 2 रो जी। क्या बात समझ में आई? तो ऐसे आप PB की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। अब ज़रूरी नहीं कि आप बॉटम सरफेस तक ही आओ भाई, जो आपका सेम अपन क्या देखते हैं? सेम लेवल पर सेम पॉइंट्स, ये देखते हैं ना, एक ही लिक्विड के अंदर सेम लेवल पर जो पॉइंट्स हैं उनका प्रेशर इक्वल होता है, तो यहाँ भी तो प्रेशर इक्वल होगा भाई। यहाँ पर भी क्या है? अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ, इस पॉइंट की मैं बात करता हूँ, इस पॉइंट की मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पर क्या ये सेम लेवल पर है? बिल्कुल सेम लेवल पर है। क्या ये सेम लिक्विड है? बिल्कुल सेम लिक्विड है। तो यहाँ पर भी तो हम बोल सकते हैं कि P एट में इसको बोलते हैं ना C, तो P एट C P B के इक्वल होना चाहिए, यही मतलब है। अच्छा, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ, अगर मैं P एट C निकालूँ तो क्या लिखूंगा? P एट A प्लस, ये हाइट कितनी है? अगर ये पूरी 8 है, ये 6 है, तो ये कितनी है? ये 2 है, तो मैं लिख सकता हूँ ये 2, A और C के बीच में कितना डिस्टेंस है? 2 है, तो रो जी 2 इज इक्वल्स टू P एट B। यहाँ पर तो कितना प्रेशर है? PB, क्योंकि हाइट तो कुछ है ही नहीं, वहीं पर देख रहे हैं, तो यहाँ से भी आपके पास क्या आ गया? P एट A प्लस रो जी इंटू 2, यहाँ से भी वही आया था। तो ज़रूरी नहीं आप बॉटम सरफेस तक ही जाओ, ज़रूरी नहीं आप बॉटम सरफेस तक ही जाओ, किसी भी पॉइंट तक ले सकते हो, कोई भी रेफरेंस ले लो, एक ही बात है। समझ में आ रही है? अब देखो, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा सा अलग है, क्योंकि यहाँ पर लिक्विड्स अलग अलग होगा। अब यहाँ पे 3 लिक्विड्स मैंने भर रखे हैं, एक रो का, एक 3 रो का, एक 8 रो का। आपको हमेशा ये याद रखना है कि जो भी अपन कंडीशंस लगाते हैं ना, सेम लेवल सेम प्रेशर की, उसकी हमेशा याद रखनी है कि सेम लिक्विड के अंदर अपन बात करते हैं,
और सेम लेवल पर बात करते हैं, इस पे इक्वेशंस लगती है हमेशा, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर देखना चाहो ना कि मैं यहाँ पर लगा दूँ इक्वेशन सीधा, सर यहाँ पर जो पॉइंट है और यहाँ पर जो पॉइंट है ये दोनों सेम है, कहाँ पर, इस वाले पॉइंट पर, क्योंकि ये सेम लेवल पर है, ये भी सेम लेवल पर है, एक लेवल पे, तो यहाँ पर पॉइंट, यहाँ पर प्रेशर और यहाँ पर प्रेशर इक्वल है, तो वो आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सेम लिक्विड नहीं है। यहाँ पर 8 रो का लिक्विड पड़ा था, यहाँ पर 3 रो का लिक्विड पड़ा था। क्या बात समझ में आ रही है? इसलिए हमें इसको नीचे लेके आना ही पड़ेगा। तो सेम लिक्विड में मुझे निकालना है, किस में निकालना है? सेम लिक्विड में। तो सेम लिक्विड का है, बॉटम पे चले जाते हैं, यहाँ पर और यहाँ पर तो सेम ही होगा, ऑब्वियसली सेम लेवल पर है और सेम लिक्विड है 8 रो वाला, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं। इसको मैं बोल देता हूँ, ये पॉइंट आपका क्या है, को बोल देते हैं सी है, और ये आपको बोल देते हैं आर है, ठीक है। अब देखो निकाल लो, P एट सी इज इक्वल्स टू P एट आर होना चाहिए। P एट सी कितना होगा? आप बोल सकती हो P एट ए, तो P एट है। अब यहाँ पर हाइट, अच्छा मैं हाइट लिखना भूल गया, यहाँ से हाइट आप मानो ये h है, ये 2h है और ये h/4 है, ये हाइट आपको गिवन थी, ठीक है। अच्छा P एट ए क्या लिखूंगा मैं? P एट सी, P एट ए ऊपर वाला प्रेशर एटमॉस्फेयर पे ओपन है, वो तो यहाँ पर क्लोज्ड है, तो यहाँ तो P एट बी हो जाएगा और यहाँ पर P एट ए इस पॉइंट पर, तो P एट ए प्लस कितनी हाइट है? रो जी एच, सारी की सारी ऐड कर दो, रो जी एच, रो के लिए h हाइट है, प्लस 3 रो के लिए 2h हाइट है, मतलब 3 रो इंटू जी इंटू 2h, यही होगा, प्लस यहाँ पर 8 रो इंटू जी इंटू h/4, यही होगा। तो P एट सी निकल कर आ गया आपके पास। P एट आर कितना है? यहाँ तो सेम लिक्विड है, तो P एट बी प्लस रो, मतलब 8 रो, क्योंकि ये वाला लिक्विड कौन सा है? 8 रो वाला है, प्लस रो इंटू जी इंटू 2h/3, 2h/3। क्या बात समझ में? अब क्या करना है? अब तो सिंपल है, P एट ए प्लस रो जी को बाहर निकाल लो, अंदर क्या बच जाएगा? रो जी एच को बाहर निकालो, बल्कि एच को भी बाहर निकाल दिया, अंदर क्या बच जाएगा? 1 प्लस 6 प्लस ये 4 से 2 कट जाएगा, 2 इज इक्वल्स टू P एट बी प्लस 16/3 इंटू रो जी और h। क्या बात समझ में? यहाँ से आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी? P एट ए प्लस 9 रो जी एच माइनस 16/3 रो जी एच इज इक्वल्स टू P एट बी। यहाँ से आपके पास वैल्यू हो जाएगी P एट ए प्लस 9 3 जा 27, तो 27 माइनस 16/3 इंटू रो जी एच इक्वल्स टू पी बी। यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी P एट ए प्लस 16 के बाद 1 11/3 रो जी एच इक्वल्स टू P एट पी। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू निकल चुकी है। और P एट ए क्या है? ये P नॉट है, मतलब P ATM है ना, एक ATM है, एक बार, जो भी आप लिखना चाहो। क्या बात समझ में आई? तो यहाँ पर बस यही यूज रखना है कि सेम लिक्विड होना चाहिए और सेम लेवल होना चाहिए। यहाँ पर नीचे क्यों लगाया अपन ने? क्योंकि यहाँ पर सेम लिक्विड है, सेम लेवल है, बट यहाँ पर इस लेवल पर क्यों नहीं लगाया? क्योंकि यहाँ पर लिक्विड अलग अलग होगा। यहाँ पर 8 रो वाला लिक्विड है, यहाँ पर इस पोजीशन पे इसी सेम लेवल पर 3 रो वाला लिक्विड है, लिक्विड अलग अलग है, इसलिए वो कंडीशन हम बैलेंस नहीं कर सकते। क्या बात समझ में आ रही है? तो इतना ध्यान रखना है। अच्छा, अब हम डिस्कस कर लेते हैं वाटर बैरोमीटर और मर्क्यूरी बैरोमीटर के अंदर क्या दिक्कत है। हमने क्या निकाला था? आपको याद हो, हम प्रेशर निकालते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो कैसे निकालते हैं? रो जी एच, इससे निकालते हैं। अब जो रो है वो अलग अलग हो सकता है, आपने कभी कभी एच जी का यूज़ करा, कभी आपने वाटर का यूज़ करा, कभी आप कोई और मटेरियल भी यूज़ कर सकते हो जिसकी डेंसिटी, भाई डेंसिटी तो अलग अलग हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ से हम देखते हैं पी एटीएम तो मुझे पता है कितना आता है, 1 इंटू 10 या 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल आता है, ये तो मुझे पता ही है ऑलरेडी, है ना। अच्छा, मैं रो यूज़ करता हूँ, अगर मैं मर्क्यूरी का यूज़ करूँ तो क्या आता है? वो 13.6 इंटू 10⁻³ इंटू जी कितना होता है? 10 इंटू एच। यहाँ से आपके पास वैल्यू निकलेगी 10⁻³ और ये तो यहाँ से 4 कट जाएगा, 1 बच जाएगा। यहाँ से आपके पास वैल्यू हो जाएगी 10.1/13.6 इज इक्वल्स टू एच, ये आ जाएगी। तो यहाँ से बढ़िया आपके आंसर आ सकता है। कितना आ रहा है ये? एच जो आ रहा है आपका वो लगभग कम ही आ रहा है, ठीक है। अच्छा, बट अगर मैं इसमें वाटर ले लूँ, क्या ले लूँ? वाटर, मैं वाटर ले लूँगा तो क्या आ जाएगा? 1.01 इंटू 10⁵। भाई एटमॉस्फेयर प्रेशर वाटर लेने से चेंज थोड़ी होगा। वाटर कितना होता है? 1000 इंटू जी 10 इंटू एच। यहाँ से देखो ये कट गया, ये 10⁻1 बच गया बस। अब देखो 10.1 मीटर इज इक्वल टू एच। समझ रहे हो? 10 मीटर की आपको क्या लेनी पड़ेगी? ट्यूब लेनी पड़ेगी अगर आपको वाटर के साथ एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कैलकुलेट करना है।
बात समझ में आ रही? वाटर के साथ आपको एटमॉस्फेयर प्रेशर को कैलकुलेट करना है। और यहाँ पर क्या आ रही है, ये 1 से भी कम आ रही है क्योंकि 10/13.6 1 से भी कम है। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये रीजनेबल है, कोई दिक्कत नहीं है, इतनी मीटर की तो ले ही सकते हैं, बट 10 मीटर की ट्यूब लेना ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है। क्या बात समझ में आ रही? अब देख लेते हैं पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ क्या कहता है? इफ प्रेशर इन अ लिक्विड इज चेंज्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर अगर एक प्रेशर को आप चेंज कर देते हो, दिस चेंज इज ट्रांसमिटेड टू द एंटायर लिक्विड विदाउट बीइंग डिमिनिश्ड इन मैग्नीट्यूड। कहने का मतलब ये है, जैसे हम बोलते थे ना, यहाँ पर ऐसे करा अपन ने, ये यहाँ तक हाइट आपकी भरी हुई है, ये ए पॉइंट है और ये आपका बी पॉइंट है। मैं ये कहता हूँ कि पी एट बी इज इक्वल्स टू पी एट ए प्लस रो जी एच, मान लो ये एच हाइट का है और ये रो अंदर लिक्विड भरा हुआ है, हम ये कहते हैं। अच्छा, मैंने क्या करा, यहाँ पर अलग से एक प्रेशर ऐड कर दिया, पी टी एक्सटर्नल, या पी ई बोलो आप, एक्सटर्नल प्रेशर मैंने ऊपर से अप्लाई कर दिया। क्या बात समझ में आई? अच्छा, तो पी एट ए कितना हो गया फाइनल, पी नॉट मतलब पी ए टी एम प्लस पी ई। अब पी बी कितना हो जाएगा, अब पी बी हो जाएगा आपके पास वापस पी एट ए कितना है, पी नॉट प्लस पी ई प्लस रो जी एच। तो यहाँ से आप देखोगे तो आपके पास नई वैल्यू होगी पी बी वन की, कितनी आएगी, पी नॉट प्लस रो जी एच, ये ब्रैकेट में ले लेता हूँ मैं, प्लस पी ई। तो देख पा रहे हो आप, जैसे आपने पी एट ए के अंदर पी ई को आपने ऐड करा है ना, यहाँ पर क्या करा था आपने, पी ई अप्लाई करा, तो अपने आप बी के अंदर पी ई ऐड हो गया। क्या बात समझ में आ रही? यहाँ पर आपने पी ई को अप्लाई करा अलग से और एक्स्ट्रा प्रेशर ऐड कर दिया, तो यहाँ प्रेशर तो आपने कहाँ अप्लाई करा था, सरफेस पे अप्लाई करा था, बट वो अपने आप कहाँ पे ट्रांसमिट हो गया, इस बी पॉइंट पर ट्रांसमिट हो गया। इस इक्वेशन से हम देख सकते हैं। क्या बात समझ में आ रही? तो यही वो बोल रहे थे, इफ अ प्रेशर इन अ लिक्विड इज चेंज्ड, हमने चेंज कर दिया था एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर, द चेंज इज ट्रांसमिटेड टू द एंटायर लिक्विड, किसी भी लिक्विड पर चेंज हो सकता है विदाउट बीइंग डिमिनिश्ड इन मैग्नीट्यूड। ऑब्वियसली यहाँ पर क्योंकि आपने पी ई का चेंज करा था, तो इधर भी पी ई का चेंज निकल कर आया। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये है आपका पास्कल्स लॉ। ठीक है, कुल मिला के जो बोल रहे हैं वो क्या है कि आपका जो प्रेशर है वो क्या होना चाहिए, वो इक्वल होना चाहिए। अब इसी पर बेस्ड है हाइड्रोलिक प्रेस। क्या, हाइड्रोलिक प्रेस, ये क्या बोलता है, प्रेशर एट सेम लेवल एट सेम सरफेस एट सेम लिक्विड इज इक्वल, यही तो कहते हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर अगर ये सेम लेवल पर है तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर पी एट ए बोल देता हूँ, इधर मैं बोलता हूँ पी एट बी, तो दोनों अगर ओपन टू एयर है तो ऑब्वियसली एटीएम प्रेशर होगा। अगर यहाँ पर मैं पी ए निकालना चाहूँ, यहाँ पर दोनों के सरफेस एरिया अलग अलग हैं, तो अगर मैं पी एट ए निकालना चाहूँ तो यहाँ से क्या आएगा, F1/A1, यही होता है। और अगर मैं पी बी निकालना चाहूँ, क्या निकालना चाहूँ, पी एट बी, तो कितना आएगा, वो F2/A2 आएगा, है ना, फोर्स अपॉन एरिया। पर क्या पी ए और पी बी इक्वल है, ऑब्वियसली इक्वल है, तो आप बोल सकते हो F1/A1 इज इक्वल्स टू F2/A2। क्या बात समझ में आ रही? तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि आपका जो F2 आएगा कितना आएगा, A2/A1 इंटू F1। तो यहाँ से अगर आपका जैसे दिख रहा है आपको कि A2 बड़ा है A1 से, क्या दिख रहा है हमको, A2 जो है वो बड़ा है A1 से, तो आप ये कह सकते हो कि A2/A1 क्या है, वो 1 से बड़ा है। अगर 1 से बड़ा है तो मतलब F2 जो है वो आपका F1 से बड़ा आ गया। क्या बात समझ में आ गई? तो हम कम फोर्स लगा के उधर ज़्यादा फोर्स लगा सकते हैं। इस एग्जाम्पल से देखते हैं, आपको बड़ा मजा आएगा। देखो, गिवन अ हाइड्रोलिक सिस्टम, अ मास ऑफ कार, अ कार ऑफ मास 2000 kg, मैंने कार ऑफ मास बोल दिया, अ मास ऑफ अ कार ऑफ मास 2000 kg स्टैंडिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म ऑफ एरिया 10 मीटर स्क्वायर। एक कार है, मान लो यहाँ पर, है ना, इधर ही कार को पकड़ रखा मैंने, है ना, 2000 किलो की कार है, ठीक है, 10 मीटर स्क्वायर उसका एरिया, वाइल द अदर साइड प्लेटफॉर्म एरिया इज 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरे साइड का एरिया मान लेते हैं ये 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। फाइंड मास टू बैलेंस द कार, मुझे कार को बैलेंस करना है, तो कितना आपको फोर्स लगाना पड़ेगा या कितना मास की आपको रिक्वायरमेंट होगी, हमको निकालना है, ठीक है। जैसे तराजू होता है ना, तो इस बैलेंस करना है आपको, तो यहाँ पर कितना मास रखा और यहाँ पर कितना मास रखा। एयर के अंदर तो दोनों सेम रहना चाहिए, पर क्या इसके अंदर सेम रहेगा, तो 2000 किलो की अपने को कार उठानी है। अच्छा, तो मेरे पास क्या इक्वेशन है, F1/A1 इज इक्वल्स टू F2/A2। तो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ, F1 में बोल लेता हूँ मेरे को जो निकालना है, A1 कितना है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू F2 कितना होगा भाई, 2000 किलो की कार है, तो कितना आपके पास वेट लगा रही होगी, फोर्स आएगा आपके पास mg, तो 2000 इतना आ जाएगा।
अपॉन A2 कितना है 10 मीटर स्क्वायर। तो आपके पास जो फोर्स आई F1 वो कितनी है 20,000 इंटू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 10 मीटर स्क्वायर। अब 10 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना होता है 2000 इंटू टेन टू द पावर -4 अपॉन 10, यही होता है ना। सेंटीमीटर को आपने 100 सेंटीमीटर ये कर दिया 10 टू द पावर 4 आ गया। अच्छा ये और ये कट जाएगा, ये और ये भी कट जाएगा, आपके पास क्या आया 2। हम ये कह सकते हैं जो आपका F1 आया वो कितना आया 2 न्यूटन आया। कितना आया 2 न्यूटन। अच्छा अगर मुझे मास निकालना हो तो F1 कितना होता है m1 इंटू ए, यही तो होता है। अच्छा F1 कितना है 2, मास आपका m1 तो आपको निकालना ही है, जितना मास आपको रखना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए, इंटू ए कितना है ग्रेविटी 10, तो आपके पास आ गया 0.2 kg इज इक्वल्स टू m1। तो m1 की वैल्यू अगर आप देखो तो m1 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 200 ग्राम। क्या बात समझ में आ रही है 200 ग्राम। तो आप सोच के देखो कि यहाँ पर मुझे इस कार को बैलेंस करने के लिए, मतलब यहाँ पर अगर आप कार पटक दी आपने 2000 किलो की, तो यहाँ पर अगर बैलेंस करना है आपको तो आपको कितना वेट रखना ही पड़ेगा सिर्फ 200 ग्राम। कितना सिर्फ 200 ग्राम। तो कमाल की चीज़ है ना, आप थोड़ा सा फोर्स लगा के 200 ग्राम में कितना ही फोर्स लगता है, थोड़ा सा फोर्स लगा के आप 2000 किलो की उसको गाड़ी को उठा सकते हो। बात समझ में आ रही है 200 ग्राम और 2000 किलो के अंदर कितना डिफरेंस है। तो ये काम है किसका हाइड्रोलिक प्रेस का। किससे आता है ये पास्कल्स लॉ से। बात समझ में आई। अब हम डिस्कस करते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल्स। ठीक है ये क्या कहते हैं कंसेप्ट ऑफ बायंसी फोर्स। आपने देखा भी होगा जैसे हम किसी ऑब्जेक्ट को, जैसे हम स्विमिंग पूल में जाते हैं ना, स्विमिंग पूल के अंदर आपका कोई कुछ भी खिलौना है जैसे कुछ भी है तो वो गिर गया, तो आप अगर उसका बाहर वेट कुछ ज़्यादा मेजर कर रहे हो, मान लो 100 ग्राम उसका वेट है बाहर एयर के अंदर, तो जैसे उसको आप पानी में फेंक देते हो तो आपको लगता है कि वो आप हल्के हो गए, आप खुद भी हल्के लगने लगते हो, वो तो छोड़ो है ना। हमको लगता है कि हमारा वेट क्या है, हम उड़ने लगते हैं ना हवा उसके अंदर पानी के अंदर, तो एक्चुअली हमारा वेट क्या हो गया वो थोड़ा सा कम हो गया। क्या हो गया कम हो गया। इसको हम बोलते हैं अपेरेंट वेट कम हो जाता है। वो किसकी वजह से कम होता है वो होता है बायंसी फोर्स की वजह से। क्योंकि आपका जो पानी है जिसके अंदर भी आप लिक्विड के अंदर गए हो, स्विमिंग पूल के अंदर पानी होता है जनरली, तो वो जो पानी है वो आपके ऊपर एक फोर्स लगा रहा है ऊपर की डायरेक्शन में, उसकी वजह से आपको नेट फोर्स कम फील होता है। तो आप इसलिए आप खुद को भी आप थोड़ा हल्का महसूस करते हो, और जो भी कोई ऑब्जेक्ट आपने पकड़ रखा है बाहर उसका वेट ज़्यादा लगता है, पानी के अंदर उसका वेट कम लगता है। क्या बात समझ में आ रही है। तो यहाँ से ये चीज़ है। अच्छा बायंसी फोर्स होता क्या है, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। इसको समझो जैसे कोई पानी है यहाँ पर, या पानी या कोई भी लिक्विड है, रो मैं बोलता हूँ लिक्विड एल, ठीक है, इसको मैंने यहाँ तक भर रखा है यहाँ तक, और इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, तो इसका मैं एफ बनाऊंगा ना तो कुछ ऐसे बनेगा। किस टाइप से, यहाँ पर ये लिक्विड है, यहाँ पर ये मास है ऐसा, इसका बोलता हूँ आपका जो डेंसिटी है सॉलिड की, सॉलिड है कोई डेंसिटी, इसका क्या है रो एस। नीचे तो फोर्स लग ही रहा होगा कितना एम जी, ग्रेविटी फोर्स है। ऊपर बिल्कुल लग रहा होगा इसका बायंसी फोर्स। क्या लग रहा होगा बायंसी फोर्स। और इसका जो वॉल्यूम, इसका जो आंसर होता है, इसका जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। कितना उस सॉलिड ने कितना लिक्विड को डिस्प्लेस कर दिया। अगर ये पूरा अंदर है तो हम बोल सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, है ना। अगर वो पूरा अंदर गया हुआ है तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अब आपको वॉल्यूम आपका वेट ऑफ लिक्विड निकालना है, वेट ऑफ लिक्विड। तो वेट ऑफ लिक्विड कैसे निकालते हैं, वेट आप निकालते हो जैसे मास अगर मैं निकालूँ तो मास मैं लिखता हूँ मास अपॉन वॉल्यूम, ऐसे लिखता हूँ, ये लिखता हूँ तो रो एल होगा ना ये, क्योंकि मुझे किसका निकालना है लिक्विड का वेट निकालना है। वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, जितना लिक्विड वहाँ से डिस्प्लेस हो गया है उसका कितना वेट है, तो मुझे यहाँ पर रो एल यूज़ करना पड़ेगा, रो एस नहीं। क्या बात समझ में आ रही है रो एल। तो रो एल कितना होगा जितना मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है जितना इस ऑब्जेक्ट ने डिस्प्लेस करा, तो ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आएगा। बात समझ में आ रही है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो हम लिख सकते हैं एम जो आएगा आपके पास वो कितना आएगा रो एल इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को लिख रहा हूँ मैं क्योंकि यहाँ पर पूरा का पूरा इमर्स्ड है, अगर ये आधा इमर्स्ड होता है यहाँ पर तो क्या लिखता वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बाई 2। बात समझ में आ रही है। डिस्प्लेस्ड अगर ये यहाँ पे आधा ही डूबा है, क्या है आधा ही डूबा है, तो आधा ही डूबा है इसका मतलब है इसका आधा, इसका वॉल्यूम वी मान लो, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा v/2। तो कितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ आधे वॉल्यूम का, तो v/2 लिखेंगे यहाँ पर। क्या बात समझ में आई। इनटू ये तो मास हो गया है ना, अगर मुझे वेट निकालना तो क्या करूँगा मास इंटू ग्रेविटी, तो इंटू जी कर देना यहाँ पर, तो रो एल इंटू वी एस इंटू जी। तो आप ऐसे लिख सकते हो, क्या आप लिख सकते हो जो बायंसी फोर्स होता है एफ बी इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड
इनटू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, वो आपको कैसे पता चलेगा कितना डूबा हुआ है, बात समझ में आ रही है, इनटू ग्रेविटी। क्या बात समझ में आ रही है? तो इतना फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर की डायरेक्शन में लगेगा। अब इस एग्जांपल से समझो, जैसे मैं आपको कहता हूँ कि यहाँ पर 3 कंडीशंस है मेरे पास, ये एक सेम क्यूब है, एक इसका ब्लॉक, इसका वॉल्यूम v है, ठीक है। अब ये आधा डूबा हुआ है, यहाँ पर कितना डूबा हुआ है, आधा, ठीक है। यहाँ पर ये पूरा डूबा हुआ है, और यहाँ पर तो नीचे बैठ गया, जाके सिंक हो गया ये, है ना, नीचे जाके बैठ गया बॉटम सरफेस पर। तो देखो यहाँ से एफ पी जो बाउंस फोर्स लिखूंगा मैं, वो क्या लिखूंगा, रो एल, क्योंकि लिक्विड का लिखना है, रो एल इंटू वी बाई टू, क्योंकि आधा डिस्प्लेस हुआ है ना भाई, वॉल्यूम कितना है टोटल क्यूब का v, और वो आधा डूब रहा है, तो कितना पानी खाली हुआ होगा, v बाई टू ही खाली हुआ होगा, क्योंकि v बाई टू ही डूब रहा है, तो v बाई टू इंटू जी। इस केस में बाउंसी फोर्स कितनी है, इतनी है। इसके अंदर क्या होगा, ये पूरा का पूरा डूबा हुआ है, मतलब जितना वॉल्यूम है क्यूब का इतना ही पानी डिस्प्लेस हुआ होगा, तो v डूबा है तो v डिस्प्लेस हुआ है, तो रो एल इंटू वी इंटू जी। क्या बात समझ में आई? अच्छा यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी वही होगा, पूरे का पूरा डूबा हुआ है, तो अभी भी कितना लग रहा होगा, रो एल इंटू वी इंटू जी। तो फिर इस कंडीशन और इस कंडीशन में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये फ्लोट कर रहा है, क्या फ्लोट कर रहा है, आपका ब्लॉक। अगर ये फ्लोट कर रहा था, हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये आपका रो है, तो ये एफ बी और यहाँ पर एम जी, तो हम बोल सकते हैं इस वाले केस के अंदर एफ बी इजिकल्स टू एम जी है, क्योंकि ये फ्लोट कर रहा है, बैलेंस्ड कंडीशन में है। बल्कि यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर देखना चाहूँ तो मैं बोल सकता हूँ, इसका एफ बी डी बनाऊंगा, तो क्योंकि सिंक कर गया, क्या कर गया, ये सिंक कर गया, तो यहाँ पर क्या होगा, एफ बी तो लग ही रहा होगा ऊपर, एफ बी तो यहाँ पर लग ही रहा होगा, ग्रेविटी भी नीचे लग रहा होगा, साथ में लग रही होगी नॉर्मल फोर्स, क्योंकि ये जमीन पर बैठा हुआ है। तो यहाँ पर जो बैलेंस, यहाँ पर भी बैलेंस्ड ही है, कंडीशन क्या आएगी, एन प्लस एफ बी इजिकल्स टू एम जी। क्या बात समझ में आ रही है? यहाँ पर भी बैलेंस है, यहाँ पर भी बैलेंस है, पर यहाँ पर ये तैर रहा था, उसलिए एफ बी इजिकल्स टू एम जी हो गया। यहाँ पर ये बैठा हुआ है, तो नॉर्मल फोर्स भी एक्सर्ट हो रहा होगा ऑब्वियसली इस पर, सिंपल सी बात है। तो एन प्लस एफ बी इजिकल्स टू एम जी, तो यहाँ पर देखो इक्वेशन का डिफरेंस आ गया, पर जो बायोन्सी फोर्स है वो कितनी लग रही है, वो तो सेम ही लग रही है। क्या बात समझ में आ रही है? इन दोनों केसेस के अंदर बायोन्सी फोर्स सेम ही लग रही है। तो यहाँ से हमको पता चलना चाहिए, आपको बस ये याद रखना है कि डेंसिटी ऑफ सॉलिड, जिस भी आप सॉलिड को आपने डुबाया, मान लो रो एस है ना, और डेंसिटी ऑफ लिक्विड रो एल, अपॉन इन दोनों को डिवाइड कर दोगे, रो एस अपॉन रो एल, वो किसकी इक्वल होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ इमर्स्ड पोर्शन, मतलब कितना पानी, कितना जो वॉल्यूम है वो डूबा हुआ है, अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। बात समझ में आ रही, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ये आपको कंडीशन हमेशा याद रखनी है, तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा, और ये एक्सेलरेटिंग फ्लूइड के लिए भी वैलिड है, ठीक है। अगर मान लो मैंने इस ब्लॉक को जो डूबा हुआ है उसको चला दिया किसी पूरे सिस्टम को एक्सेलरेशन ए से, तो भी ये कंडीशन वैलिड रहेगी। तो क्या ये एक्सेलरेशन का टर्म आपको दिख रहा है, तो एक्सेलरेशन में डिपेंड करता ही नहीं, मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा अभी ऐसा। तो ये कंडीशन आपको याद रखनी है, डेंसिटी ऑफ अ सॉलिड अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ इमर्स्ड पोर्शन एंड अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। क्या बात समझ में आ रही है? यहाँ पे आपको बोला जा रहा है a cubical block is floating in a liquid with half of its volume in immersed in liquid। बात समझ में आई? क्या बोल रहे हैं ये कि ऐसा कुछ है आपके पास, ये पानी भरा हुआ और आधा जो वॉल्यूम है वो ऐसे तैर रहा है, ठीक है। इफ होल सिस्टम एक्सेलरेट्स अपवर्ड्स विद एक्सेलरेशन g/3, इस पूरे सिस्टम को मैंने a/3 से ऊपर, g/3 से ऑब्वियसली g/3 से ऊपर चला दिया, तो आपको निकालना है, अब बताओ फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम कितना होगा, मतलब कितना डूब जाएगा ये। अब आपको सोचने में लगता होगा कि सर ऊपर जा रहा है तो मतलब ये थोड़ा सा और नीचे चला जाएगा, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है। बात क्या है, डेंसिटी ऑफ सॉलिड अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। क्या डेंसिटी ऑफ सॉलिड इस केस में चेंज हुई, नहीं चेंज हुई। क्या डेंसिटी ऑफ लिक्विड इस केस में चेंज हुई, नहीं चेंज हुई। क्या वॉल्यूम, वॉल्यूम तो आपको निकालना है, वॉल्यूम ऑफ इमर्स्ड पोर्शन। क्या टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड चेंज हुआ, नहीं चेंज हुआ। तो क्या वॉल्यूम ऑफ इमर्स्ड पोर्शन किस पे डिपेंड करता है, डेंसिटी ऑफ सॉलिड डिपेंड करता है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड और टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पर। क्या ये एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है, नहीं करता। किस पे नहीं करता, एक्सेलरेशन डिपेंड नहीं करता। तो इस केस में भी आपका जो फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम होगा जब ये ऊपर g/3 से जा रहा होगा, जब ये अभी भी क्या होगा, हाफ ही होगा, जो कि पहले था। बात समझ में आ रही है? तो ये कंसेप्ट आपको यहाँ से क्लियर होना चाहिए, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए कराया बस। क्या बात समझ में आ रही? तो ये चीज़ हो गई। अच्छा, अब पेरेंट वेट वही है, मैं आपको बता रहा था, आप अपने आप को हल्का थोड़ा सा महसूस करते हो। तो होता क्या है कि जैसे कोई बॉडी है यहाँ पर, अब ऊपर कोई लग रही है फोर्स, बायोन्सी फोर्स, ठीक है। मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर v पूरा डूबा हुआ है अगर, तो v है, मान लो क्यूब का पूरा वॉल्यूम कितना है, v है, और ये पूरा डूबा हुआ भी है, तो कितना लगेगा, रो इंटू एल इंटू वी इंटू जी। कितना बायोन्सी फोर्स लगेगा, नीचे कितना लगेगा, एम जी। अच्छा, एम जी को क्या लिख सकते हो आप, रो सॉलिड इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इंटू जी। ये भी वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ही तो है, पूरा डूबा हुआ केस बात कर रहा हूँ ना, पूरा डूबा हुआ है ये, ठीक है। तो अगर मैं निकालना चाहूँ उसका अपेरेंट वेट, तो क्या लिख सकता हूँ, आप लिख सकते हो रो एस इंटू वी एस इंटू जी माइनस रो एल इंटू वी एस इंटू जी। तो यहाँ से आप लिख सकते हो
क्या, वी एस इंटू जी इंटू रो ऑफ सॉलिड माइनस रो ऑफ लिक्विड। तो ये आपके पास अपेरेंट वेट आ गया। क्या आ गया? अपेरेंट वेट। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या चीज़ समझ में आ रही है? तो इतना आपको हल्का लगेगा क्योंकि आपने माइनस कर दिया ना कुछ इसमें से, तो हल्का हो जाएगा ऑब्वियसली। ये आपका टोटल था पहले एयर के अंदर, उसमें से कुछ माइनस कर दिया तो ऑब्वियसली हल्का हो गया वो। बात समझ में? तो ये ऐसी चीज़ हम कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन गिवन है। क्या बोला जा रहा है आपको? अ सैंपल, कोई भी एक सैंपल है, वेट्स 210 ग्राम इन एयर। तो उसका लिख लेता हूँ पहले मैं। अगर मैं एयर में इसका वेट निकालूँ, एयर में वेट कितना आएगा? वेट इन एयर रो वी जी होता है ना, तो रो है ना, रो क्या है? ये सॉलिड का जो भी सैंपल है, इनटू वी, मान लो कुछ उसका वॉल्यूम होगा वी, इनटू जी, यही होगा। कितना दिया है आपको? ये 210 दिया हुआ है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अगर मैं बोलूँ आपका जो वेट है वो 180 ग्राम है वाटर के अंदर, तो वेट इन वाटर कितना है? वो कितना होगा? वी इंटू जी, और क्या लिखते हैं हम? अपेरेंट वेट रो एस माइनस रो एल। तो मैंने क्या मानी है? रो एस माना है, तो रो एस माइनस रो एल मतलब 1 होगा। भाई ग्रेविटी क्या, अपन उसका जो रिलेटिव डेंसिटी में बात करें तो आपका जो डेंसिटी होती है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वाटर होती है, कितनी होती है? 1 होती है। 1000/1000 1 होती है। तो इस वस्तु कितना दिया हुआ है? ये 180 ग्राम दिया हुआ है। क्या बात समझ में आई? अच्छा, अब दिया हुआ है 120 ग्राम इन लिक्विड, कोई लिक्विड है, वेट इन लिक्विड कितना है? वी इंटू जी इंटू रो ऑफ लिक्विड, या रो ऑफ एस लिखते हैं ना पहले, माइनस रो ऑफ लिक्विड, इसी वस्तु कितना है? 120 ग्राम। तो यहाँ पर क्या क्या नोन है आपके पास? यहाँ पर आपको निकालना है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड निकालना है और सैंपल निकालना है। लिक्विड का मतलब रो एस है, रो एल है, यहाँ पर रो एल, और सैंपल का मतलब रो एस। ये दोनों आपको निकालनी है, तो निकाल सकते हैं। आपके पास 3 इक्वेशन है और 3 वेरिएबल है, तो यहाँ से आपके पास वॉल्यूम की वैल्यू, उसकी आप डेंसिटी की वैल्यू निकल जाएगी। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास, आपको पता चलेगा जो आपका रो एस है वो कितने निकल कर आया? 7 निकल कर आया, रिलेटिव डेंसिटी है ना ये। और जो आपका रो एल निकल कर आएगा, लिक्विड का रो एल निकल कर आएगा, वो कितना आएगा? वो आएगा 3 निकल कर। ठीक है, और रिलेटिव डेंसिटी से आपको अगर वो फाइंड करना हो एक्चुअल डेंसिटी, तो किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अपेरेंट वेट वाला ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसमें क्या गिवन है? लिक्विड प्लेस्ड इन एन एलिवेटर। तो यहाँ पर देखो, अब मैं क्या निकालता था? अगर यहाँ पर ए नॉट नहीं होता तो मैं क्या बोलता? मान लो थोड़ी देर के लिए ए नॉट यहाँ पर नहीं है, तो मैं बोलता पी एट ए प्लस रो जी एच। मान लो ये एच हाइट पर है, ये क्या होता आपका? पी बी होता, ऐसे होता। पर अब क्या हो रहा है? ए नॉट से ऊपर चल रहा है, तो इसको मैं सिंपली लिख सकता हूँ ऐसे, पी एट बी इज इक्वल्स टू पी एट ए प्लस रो जी इंटू रो इंटू एच इंटू जी प्लस ए नॉट। क्या बात समझ में आई? वही है ना, रो जी ए लिखा हुआ है, तो रो जी की जगह मैंने क्या लिखा? जी प्लस ए नॉट लिखा। कैसे लिखा है ये? मान लो आप यहाँ पर आके बैठ गए और लिफ्ट को मान लिया रेस्ट पर। लिफ्ट को रेस्ट पर मान लिया मतलब ए नॉट को आप इसको दे दोगे यहाँ पर, तो अब इस पूरे लिक्विड के पास नेट एक्सेलरेशन कितना हो गया? नीचे जी तो लगी रहा था और ए नॉट भी आप लिख गया, क्योंकि आपने उल्टा दे दिया ना, आपने लिफ्ट को मान लिया रेस्ट पर। किस पे मान लिया? रेस्ट पर। आप यहाँ आकर बैठ गए तो ए नॉट नीचे चला गया। कितना चला गया? ए नॉट नीचे चला गया, तो जी प्लस ए नॉट आपके पास नेट हो गया। पहले कितना हुआ करता था? जी, तो इसलिए हम रो जी एच लिखते थे। अब कितना हो गया? रो जी ए प्लस ए नॉट, तो जी प्लस ए नॉट लिख दो। क्या है बात समझ में आ रही? तो ये हम क्वेश्चन ऐसे कर सकते हैं। अब आपके पास है कंटिन्यूटी इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ये किसकी इक्वेशन है? मास ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कंजर्वेशन पर। किस पर बेस्ड है? मास कंजर्वेशन पर। ठीक है, क्या बोलती है ये कहती है कि जैसे मान लो यहाँ पर कोई एरिया है, यहाँ पर कोई एरिया है A1 और वेलोसिटी V1 से यहाँ पर फ्लूइड पास कर रहा है, और यहाँ पर कोई आपके पास एरिया है, यहाँ पर आपके पास कोई एरिया है मान लो A2, और यहाँ V2 से आपकी जो लिक्विड है वो पास कर रही है ऐसे। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये कहती है कि A1 V1 इज इक्वल्स टू A2 V2 होता है। ये आपको याद रखना है। क्या इक्वेशन है? A1 प्लस A1 V1 इज इक्वल्स टू A2 V2। ये मास कंजर्वेशन से आती है। यहाँ पर कितना मास डिस्प्लेस हुआ इज इक्वल्स टू यहाँ पर भी इतना ही मास डिस्प्लेस होगा, तो उससे आप इक्वेशन निकाल सकते हो। डेरिवेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको याद रखना है एरिया 1 इंटू वेलोसिटी 1 इज इक्वल्स टू एरिया 2 इंटू वेलोसिटी 2। ये काम की इक्वेशन है बहुत। ठीक है, अच्छा यहाँ पर वही है, क्या बोला जा रहा है? ऐसे लिक्विड फ्लो कर रहा है, यहाँ पर V वेलोसिटी से A पे, इधर A और V2, इधर A और 2 V3। ठीक है, तो क्या इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाना है?
क्या लिखोगे, मास कंजर्वेशन है तो आप बोल सकते हो ए, यहाँ से ऐसे पानी गया और यहाँ से ऐसे पानी गया, तो हम बोल सकते हैं A1, ए है ना सिर्फ ए और वी, तो ए वी इज इक्वल्स टू ए इंटू V2 इसके लिए प्लस 2A इंटू V1। तो ये ए से ये ए कट जाएगा, आपके पास वैल्यू आएगी V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस 2V1, V2 प्लस 2V1। क्या बात समझ में आई? तो ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 2 पॉइंट्स के लिए नहीं है सिर्फ, आप बहुत सारे पॉइंट्स के लिए निकाल सकते हैं। मान लो यहाँ पर एक और होता तो उसके लिए भी लिख देते हैं। मास कंजर्व करना है कुल मिला के। तो A1 V1 इज टू A2 V2 कितने भी हो सकते हैं। बात समझ में आ रही? तो ऐसे हम कर सकते हैं इसको कैलकुलेट। बर्नौलीज थ्योरम क्या है ये बताते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बात समझ में आ रही है? एनर्जी का कंजर्वेशन। कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या बताती थी? कंजर्वेशन ऑफ मास। ये बताता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, क्या बोलता है ये कि यहाँ पर जितनी एनर्जी है लिक्विड के पास वितनी एनर्जी यहाँ पर होनी चाहिए। ऑब्वियसली बात है, ऐसा तो होता ही है, एनर्जी का लॉस नहीं होता। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो वेलोसिटी, यहाँ पर जो एनर्जी होगी ना वो कितनी होगी। तो ये कहते हैं कि P, मान लो इस पॉइंट पर कुछ P इसका मैक्सिमम वो आपका वो है प्रेशर है, प्लस रो जी एच, ये क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। क्या है ये? पोटेंशियल एनर्जी। इसको ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है कि H नीचे जाते हैं तो रो जी एच आता है। यहाँ पर ये रो जी एच प्रेशर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, किसकी बात कर रहा हूँ? पोटेंशियल एनर्जी की। तो रो जी एच, क्योंकि H1 ऊपर है, जैसे हम बोलते हैं ना कोई ऑब्जेक्ट अगर ऊपर है यहाँ पर H हाइट पर रखा है तो हम क्या बोलते हैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी? mgh बोलते हैं ना। वैसे ही यहाँ पर रो जी एच कह रहे हैं। प्लस हाफ रो इंटू वी स्क्वायर, हाफ रो इंटू वी स्क्वायर। तो यहाँ पर रो इसकी कुछ वो होगी डेंसिटी, और V1 इस एरिया से V1 टाइम से वो पास कर रहा है वेलोसिटी से, तो यहाँ पर ये इक्वल होनी चाहिए। क्या बात समझ में आई? तो ये कांस्टेंट होता है। तो अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ P1 प्लस रो जी H1। मान लो यहाँ पर क्या है? P1 A1 V1 है, यहाँ पर P2 A2 V2 है और H1 H2 है। तो आप लिख सकते हो सिंपली, अगर मैं A पॉइंट के लिए बात करूँ, इस पॉइंट के लिए, कहाँ के लिए? इसको A पॉइंट मान लेता हूँ, इसको B पॉइंट मान लेता हूँ। A पॉइंट पर एनर्जी कितनी होगी? P1 मान लेते हैं, P1 है उस पर रो जी H1, हाइट कितनी है? H1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर। V1 वेलोसिटी से पास कर रहा था वो, ठीक है। और B पॉइंट पर क्या होगा? P2, मान लो P2 उसका वहाँ पर प्रेशर है, प्लस रो जी H2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। तो ये आपका कांस्टेंट होता है, जो एनर्जी कंजर्वेशन की थ्योरम है सीधी सी। तो आपको बस ये याद रखना है, क्या? प्रेशर प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो 2 पॉइंट्स के बीच में हम एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं। क्या बात समझ में आ रही? अब इसकी जो यूजेबिलिटी है वो बहुत अच्छी है। जैसे हम वेंचुरोमीटर की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा होगा, आप वेलोसिटी फाइंड कर सकते हो उसके अंदर। वेंचुरोमीटर कुछ इस तरह से आपको दिखता है, ठीक है। अब देखो, अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, ये A1 V1 गिवन है और P1 गिवन है, यहाँ पर A2 V2 और P2 गिवन है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर एनर्जी कंजर्व करता हूँ तो मैं बोल सकता हूँ P1 प्लस हाफ रो, या आप रो जी एच लिखो, रो इंटू जी एच। मैं मान लेता हूँ ये दोनों क्या है, बिल्कुल एक वायर के तरह ही है, मतलब आपका जो ये वो पाइप है पूरा, तो एच लगभग आप यही मान लो। अगर मैं बोलता हूँ कि ये एच आपका इधर ही है तो क्या एच दोनों में ज़ीरो हो जाएगा, है ना। या फिर आप कांस्टेंट भी मान लो कि अगर यहाँ पर आपकी हाइट ली है आपने, है ना, यहाँ पर आपने रेफरेंस लिया है, तो ऊपर ये हाइट कितनी हो जाएगी? ये एच हो जाएगी। तो ये हाइट भी कितनी है? ये भी एच है। तो समझ में आ रहा है, रो जी एच इधर भी है और रो जी एच उधर भी आएगा इस वाले पॉइंट के लिए, तो कैंसिल हो जाएंगे। तो आप कैसे भी ले सकते हो, ठीक है, वो कैंसिल ही होना है। तो हम मान लेते हैं कि हाइट दोनों की सेम ही है, रो जी एच प्लस हाफ इंटू रो इंटू V1 का स्क्वायर इज टू, यहाँ पर लिखना चाहूँ तो P2 प्लस कितना हो जाएगा? रो जी एच, क्योंकि हाइट दोनों की सेम है, मान लो यहाँ पर है, दोनों यहाँ से भी हाइट एच, यहाँ से भी हाइट एच, प्लस हाफ इंटू रो इंटू V2 का स्क्वायर। ऐसी वैल्यू आपके पास आ जाएगी। क्या बात समझ में आई? यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, P1 प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर इज टू P2 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर, आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, और इक्वेशंस क्या हो सकती है? और इक्वेशंस हो सकती है, यहाँ से जितना एरिया पास कर रहा है, यहाँ से जितना पास करेगा इतना ही यहाँ से पास करेगा। सिंपल सी बात है, ऐसे जा रहा है पानी तो हम बोल सकते हैं A1 V1 इज टू A2 V2। ये दूसरी इक्वेशन आपके पास आ गई, है ना। मैं फाइंड करने लग रहा हूँ V1, मुझे V1 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। क्या निकालना है मुझे? यहाँ से कितना तेजी से स्पीड से पास कर रहा है वॉल्यूम, आपका जो वाटर है वो निकालना है मुझे। तो A1 V1 इज टू A2 V2, कंटिन्यूटी इक्वेशन आ गई है, ठीक है। और मैं ये भी कह सकता हूँ, अगर यहाँ पर प्रेशर P1 है, यहाँ पर प्रेशर P2 है और हाइट डिफरेंस यहाँ पर H आ रहा है, यहाँ पर हाइट डिफरेंस H आ रहा है, तो मैं कह सकता हूँ P1 माइनस P2। अगर मैं लिखना चाहूँ, यहाँ पर आपका PA है, दोनों जगह क्या है? PA एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो मैं बोल सकता हूँ P एट A प्लस रो जी एच इज टू P1, और P एट A इज टू मैं बोल सकता हूँ रो जी आपका P एट
2, ये कह सकता हूँ। अच्छा, तो यहाँ से आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, पी एट टू प्लस रो जी एच इज इक्वल्स टू पी वन। तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी रो जी एच इज इक्वल्स टू पी वन माइनस पी टू। एक इक्वेशन आपके पास ये आ गई। क्या बात समझ में आई? ये क्या है, यहाँ तक पानी भरा हुआ है ना, ये पूरा पानी भरा हुआ है यहाँ तक, ठीक है, पानी फ्लो कर रहा है सब कुछ, ये वेंचुरीमीटर। बात समझ में आई? तो आपके पास 3 इक्वेशंस आ गई, एक ये वाली आ गई, एक ये वाली आ गई और एक ये वाली आ गई। इन तीनों को आप सॉल्व करके आंसर निकालोगे तो आपको वेलोसिटी v1 आएगी आपके पास ये a2 इंटू 2gh अपॉन a1 का स्क्वायर माइनस a2 का स्क्वायर। ये h क्या है, ये हाइट डिफरेंस, ये जितना हाइट डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, है ना, a1 a स्क्वायर और a2 का स्क्वायर आपको गिवन था, a2 बाहर है, v1 की वेलोसिटी आपके पास आ जाएगी। इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। डेरिवेशन में आपको कहीं नहीं पूछे जाएंगे, आपको ये वैल्यू सीधा याद रखनी है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आ भी सकता है, ठीक है। तो इतना मुश्किल इसका डेरिवेशन एक मुश्किल नहीं है एक्चुअली, इक्वेशंस बन गई मुश्किल क्या है, आप तो सॉल्व ही करना है इसको, बट क्योंकि आपको दिख रहा है ना फॉर्मूला कैसे बना होगा, ये काफ़ी डिफिकल्टी से सॉल्व हुआ होगा, ठीक है। तो उसको आपको फॉर्मूला सीधा याद रखना है। तो वेंचुरोमीटर का केस हो गया। अच्छा, यहाँ से हम वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स भी निकाल सकते हैं। हम देखते हैं ना कई बार पानी में छेद हो जाता है, जैसे टंकी है, टंकी में नीचे छेद हो गया, ढक्कन आपने खुला छोड़ दिया कुछ भी, तो वहाँ से पानी निकलने लगता है। तो इस वेलोसिटी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, देखो, अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पर एक पॉइंट ले लूँ मैं और एक पॉइंट यहाँ पर ले लूँ, तो क्या इस पॉइंट पर आपकी एनर्जी सेम होनी चाहिए, बिल्कुल सेम होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपकी वेलोसिटी सेम है तो मैं बोल सकता हूँ इस पे ए पे और बी पर एनर्जी सेम है, तो ए पर अगर मैं वो लिखूँ तो मैं लिख सकता हूँ पी नॉट ATM प्लस कितनी है, मैं रेफरेंस मान लेता हूँ ये वाला, तो रो जी एच प्लस यहाँ पर मान लेता हूँ वेलोसिटी लगभग जीरो, बहुत धीरे 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 करके खाली हो रही है, तो मैं बोल देता हूँ जीरो है, क्योंकि वेलोसिटी क्या है, जीरो है, हाफ रो v1 स्क्वायर के अंदर v आपका जीरो हो गया, इज वॉज टू पी एट बी। अब देखो यहाँ पर ये ओपन है, क्या है ये ओपन, बाहर निकल रहा है ना, तो यहाँ पर भी क्या होगा आपका प्रेशर, पी ATM ही तो होगा, पी ATM ही होगा, ऑब्वियस सी बात है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पर भी कितना होगा प्रेशर, पी नॉट ही होगा, प्लस रो जी एच, ये तो हाइट वही है, तो रो जी एच, इसमें एच जीरो है, रो जी इंटू जीरो, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट आपने यही लिया है, प्लस कितनी वेलोसिटी से निकल रहा है, हाफ रो इंटू वी स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी वी पी नॉट से पी नॉट कट गया, ये आ जाएगा, ये तो जीरो है, टू इधर चला जाएगा, टू रो जी एच इज इक्वल्स टू रो वी स्क्वायर, ये रो से रो कट जाएगा आपके पास, रो से ये रो कट गया, आपके पास वैल्यू हो गई वी इज इक्वल्स टू 2gh। क्या बात समझ में आई? तो इतनी वेलोसिटी से यहाँ से पानी बाहर निकल रहा होगा। क्या चीज़ समझ में आ रही है? तो ऐसे हम वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स निकाल सकते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ऐसा है आपके पास, यहाँ पर क्या गिवन है, तो यहाँ पर भी आपको वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स निकालना है, बीच में यहाँ पर छेद हो रहा है, ठीक है। तो क्या करूँगा मैं, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर क्या लगा दूंगा, एनर्जी कंजर्वेशन लगा दूंगा बर्नौलीज थ्योरम से हिसाब से। क्या आएगा, इस पॉइंट पर लगाता हूँ, कितनी आ जाएगी ये, पी एट ए मतलब पी नॉट प्लस रो जी एच, इसके लिए लगाऊंगा पहले तो कितना आएगा, रो इंटू जी इंटू कितनी हाइट है 2h है, प्लस इसके लिए लगाऊंगा क्योंकि भाई देखो इसमें कितनी हाइट तक भरा हुआ है 2h तक, ये कितनी हाइट में भरा हुआ है h तक, तो दोनों के लिए अलग अलग लगाना पड़ेगा। तो रो जी इंटू 2h, अब इस वाले लिक्विड के लिए 2 रो इंटू जी इंटू एच कितना है h ही है, प्लस हाफ रो इंटू वी स्क्वायर, रो तो जीरो ही है, यहाँ से मान लेते हैं वेलोसिटी लगभग बहुत धीरे धीरे खाली हो रहा है, तो जीरो ही वेलोसिटी है। इसी वस्तु क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर, तो हम लिख सकते हैं हाफ, क्या लिखोगे, यहाँ पर भी प्रेशर कितना होगा, पी नॉट ही होगा क्योंकि खुला हुआ है, पी नॉट प्लस रो जी एच, यहाँ से रेफरेंस माना है मैंने तो उसमें तो जीरो ही है, प्लस हाफ इंटू कौन सी है ये वाला 2 रो है, तो 2 रो इंटू वी स्क्वायर। क्या बात समझ में आई? ऐसे हम इक्वेशंस लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये पी नॉट से ये पी नॉट कट गया, आपके पास आया रो जी इंटू 2h और 2 रो जी, तो यहाँ से आ गया 4 रो जी एच, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आ गया 2 से 2 कट गया, रो वी स्क्वायर, तो ये रो से ये रो कट गया, आपके पास जो आंसर आया वो आया 2 अंडर रूट ऑफ जी एच इक्वल्स टू वी। क्या बात समझ में आ रही है? तो 2 इंटू अंडर रूट ऑफ जी एच आपके पास आंसर आ गया, जो कि इस केस में क्या आया था, अंडर रूट ऑफ 2gh आया था, यहाँ पर 2 इंटू अंडर रूट ऑफ जी एच आया। तो आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हो, ध्यान ये रखना है कि इसकी हाइट अलग लेंगे, इसकी हाइट अलग लेंगे, सीधा ऐसे अप्लाई नहीं करना है कि 3h है और ये रो है, अलग अलग लिक्विड्स भरे में, तो अलग अलग इक्वेशन अलग अलग आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा रो जी एच के लिए। तो रो जी इंटू 2h और यहाँ पर 2 रो इंटू जी इंटू एच, बस ये अलग था इस क्वेश्चन में। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है। अच्छा,
अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक, छोटा सा टॉपिक है बिल्कुल 5 मिनट का। क्या है? विस्कोसिटी। विस्कोसिटी आप लोग जानते ही हो, जैसे हम बोलते हैं ना कोई लिक्विड गाढ़ा है, या हम बोलते हैं कोई लिक्विड बहुत पतला सा है, ठीक है ना। जैसे हम विनेगर की बात करते हैं, विनेगर की आपको ऐसा लगता है कि बहुत हल्का सा लिक्विड है ना। और वहीं पर अगर हम चाशनी की बात करें, जो शुगर सिरप होती है वो गाढ़ी होती है ना। तो अगर उसमें आप कैसे कंपेयर करते हो कि कौन सी गाढ़ी है, कौन सी आपकी पतली है, उसको हम बोलते हैं विस्कोसिटी। क्या बोलते हैं? विस्कोसिटी। अगर आपको कोई बहुत भारी लिक्विड दिया जाए, उसके अंदर आपको फेंक दिया जाए, तो आप उसमें जल्दी जल्दी चल पाओगे, कम कम चल पाओगे, है ना। जल्दी चलोगे, धीरे चलोगे। तो आपको ऑब्वियसली पता है अगर बहुत गाढ़ा लिक्विड है तो आपको चलने में दिक्कत होगी, ठीक है। और वहीं पर अगर आपको पानी में फेंक दिया जाए तो आप उसमें चल सकते हो फिर भी, बट एयर के अंदर तो अपन बिल्कुल ही फ्रीली चलते हैं। तो हम ये कहते हैं कि कफिशिएंट जो आपका विस्कोसिटी होती है वो एयर की तो बहुत ही कम है ना, वाटर की और ज़्यादा है। और अगर कोई लिक्विड वाटर से भी गाढ़ा है तो उसकी तो और ज़्यादा है। तो दिक्कत हमको फेस होनी पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? द प्रॉपर्टी ऑफ अ लिक्विड बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन इट्स एडजेसेंट लेयर्स। यही कहने का मतलब है, जब भी रिलेटिव मोशन होता है, अपन अगर चल रहे हैं पानी के अंदर तो रिलेटिव मोशन हो रहा है ना पानी और अपन के बीच में। तो एक्चुअली ये किसमें बात कर रहा है? बिटवीन इट्स एडजेसेंट लेयर। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। देखो ऐसे, जैसे ये पानी भरा हुआ है तो एक्चुअली हम क्या मानते हैं ना कि यहाँ पर बिल्कुल जो ग्राउंड होगा ना, जहाँ पर ये पानी आपने भर दिया है, पूरी टंकी है ये, ठीक है। टंकी नहीं, जैसे रिवर बह रही है, मान लो ये रिवर है, ठीक है, ये रिवर है। अब नीचे जो है ना इसके बिल्कुल सरफेस पे जो लेयर होगी पानी की, वो वेलोसिटी जीरो ही होगी, है ना, क्योंकि कांटेक्ट फोर्स लग रही होती है। अगर आपको पता हो, जैसे एडहेसिव फोर्स इसमें लगती है, ठीक है ना। अलग अलग सरफेस पे एडहेसिव फोर्स वर्क करती है, वो अपना टॉपिक नहीं है। बट आप ऐसे मान लो कि यहाँ पर जीरो वेलोसिटी से ये चल रही होगी नीचे वाली लेयर, फिर धीरे करके थोड़ा सा ऊपर इंक्रीज होगा, फिर और इंक्रीज होगा, फिर और इंक्रीज होगा, ऐसे ऐसे करके जो टॉप वाली लेयर है वो सबसे हाई स्पीड से चल रही होगी। क्या बात समझ में आई? ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये किसकी वजह से हो रहा है? विस्कोसिटी की वजह से। किसकी वजह से? विस्कोसिटी की वजह से, क्योंकि एडजेसेंट लेयर जो होती है ना ये आपस में फ्रिक्शन फोर्स लगाती है, आप ऐसा मान सकते हो, ठीक है। तो देखो हम ऐसा मान के चलते हैं, तो मैंने क्या बोला कि यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है? जीरो है। और यहाँ पर कितनी हो गई? मैं मान लेता हूँ एक्स डिस्टेंस ऊपर वेलोसिटी वी है, ये रिवर बह रही है ना। नीचे नीचे वाले पॉइंट पर वेलोसिटी जीरो, ऊपर एक्स पॉइंट पर वेलोसिटी वी। तो मैं बोल सकता हूँ थोड़ा सा मैं अगर और ऊपर जाऊँगा, क्योंकि वेलोसिटी आपकी क्या कर रही है? कॉन्स्टेंटली आपकी वो इंक्रीज होती जा रही है। तो अगर मैं dx और ऊपर गया तो मैं मान लेता हूँ v से थोड़ा सा और वेलोसिटी उसके पास आ जाएगी, v प्लस dv। तो हम बोल सकते हैं जो विस्कस फोर्स होती है ना, ये क्या है? विस्कस फोर्स, या इसको बोल सकते हो आप ड्रैग फोर्स। क्या बोल सकते हो? ड्रैग फोर्स, मतलब उसको आपको पीछे खींच रही है ना वो एक्चुअली। तो विस्कस फोर्स जो होगी वो होगी माइनस नीटा इंटू ए इंटू डी वी बाई डी एक्स। ये ए क्या है? एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या है ये? एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। यहाँ पर जो भी एरिया, यहाँ का एरिया अपन मेजर कर रहे हैं ना, जो भी सरफेस कॉन्टैक्ट में है, इंटू डी वी बाई डी एक्स। नीटा क्या है यहाँ पर? कफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। क्या है? कफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो अगर नीटा आपका ज़्यादा होता है इसका मतलब है आपका जो लिक्विड है वो गाढ़ा है, ठीक है ना, वो क्या है? थिक है, ऐसे बोल सकते हैं। और अगर आपका नीटा जो है वो कम है, क्योंकि आगे कम और ज़्यादा तो क्या रिलेटिव क्वांटिटी है, तो हम बोल सकते हैं वाटर से अगर कोई ज़्यादा थिक लिक्विड है, कोई गाढ़ा लिक्विड है, तो उसका जो आपका कफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होगा वो ज़्यादा होगा, ठीक है, कफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ वाटर से। बात समझ में आ रही? तो नीटा ज़्यादा मतलब आपका जो लिक्विड है वो गाढ़ा ज़्यादा है, ठीक है। तो ये हमको समझ में आ गया। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, क्या? एफ इज टू माइनस नीटा इंटू ए इंटू डी वी बाई डी एक्स। इस पर क्वेश्चन कर लेते हैं अपन। क्या गिवन है आपको यहाँ पर कि एक बोट है इधर और रिवर में उतर रही है, वेलोसिटी वी नॉट से उसको कांस्टेंट जा रही है, वो किससे? वेलोसिटी वी नॉट से, ठीक है, कांस्टेंट है ये। और एरिया कॉन्टैक्ट कितना है? यहाँ पर ए एरिया कॉन्टैक्ट आ रहा है, डी ऊपर तैर रही, ऑब्वियसली सरफेस भी तैरेगी, नीटा आपको पानी का वो दिया हुआ है विस्कोसिटी का, ठीक है। आपको निकालना है फाइंड फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव बोट विद कांस्टेंट वेलोसिटी वी नॉट। तो बात समझ में आनी चाहिए। देखो हो भी ऐसे रहा होगा ना, अगर मुझे वी नॉट वेलोसिटी कांस्टेंट चलाना है तो मैं बोल सकता हूँ, अगर मैं इसका एफबीडी बनाऊँ तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरे को कुछ फोर्स लगानी पड़ेगी इसको आगे चलाने के लिए। और पीछे क्या फोर्स लग रही होगी? पीछे फोर्स लग रही होगी फोर्स ड्रैग, मतलब जो विस्कस जो आपका लिक्विड है वो पीछे कुछ फोर्स लगा रहा होगा ऑब्वियसली, है ना, ये वाली फोर्स एफ पीछे के डायरेक्शन में, ठीक है। अच्छा, ये पीछे फोर्स लगा रहा है। अब अगर मुझे कांस्टेंट रखनी वेलोसिटी को, इसका मतलब है आपका एक्सेलरेशन क्या है? वो जीरो है। एक्सेलरेशन जीरो है, इसका मतलब आपकी फोर्स क्या है? वो बैलेंस्ड है। तो मैं बोल सकता हूँ एफ टी किसकी इक्वल होगी? आपकी फोर्स की। किसकी इक्वल होगी? फोर्स की। तो एफ टी इज इक्वल्स टू एफ। ये कौन सी फोर्स है जो हम लगा रहे हैं, हम लगाना चाह रहे हैं, ठीक है। एफ टी को मैं कैसे लिखूंगा? एफ टी को मैं लिखता हूँ नीटा इंटू ए इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एफ। मुझे यही तो फोर्स चाहिए। यहाँ पर
ये माइनस लगा हुआ था। माइनस क्या बताता है कि पीछे के डायरेक्शन में लग रही होगी फोर्स। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर पीछे के डायरेक्शन में बनाई है, उसने माइनस नहीं लगाया। क्या बात समझ में आ रही है? तो नीटा इंटू ए इंटू डी वी बाई डी एक्स, आपको ए गिवन था, है ना। एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट एरिया, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट एरिया आपको गिवन है। नीटा इंटू ए इंटू डी वी बाई डी एक्स इज टू एफ, ये फोर्स आपको कैलकुलेट करनी है। अच्छा, डी वी बाई डी एक्स, वी नॉट से अगर यहाँ पर दोनों पॉइंट साथ साथ चल रहे हैं पानी के, तो मतलब वी नॉट की उसकी वेलोसिटी होगी। तो मैं बोल सकता हूँ डी वी बाई डी एक्स, यहाँ पर कितनी वेलोसिटी थी? 0, और एक्स भी क्या था? 0। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ नीटा इंटू ए इंटू वेलोसिटी एट सरफेस माइनस वेलोसिटी एट बॉटम सरफेस अपॉन, और कितना डिस्टेंस हो जाएगा? ये डी हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? क्योंकि नीचे से सरफेस कितना है? डी है ऑब्वियसली। तो डी एक्स कितना होगा? यहाँ का लेंथ अपॉन यहाँ की लेंथ, तो कितना हो जाएगा? डी हो जाएगा। इज इक्वल्स टू एफ। वी एस क्या है? वी नॉट है। वी बी क्या है? वो तो 0 मानते हैं अपन नीचे नीचे, तो आ जाएगा आपके पास नीटा इंटू ए इंटू वी नॉट अपॉन डी इज इक्वल्स टू एफ। तो इतनी फोर्स आपको लगानी पड़ेगी आगे की तरफ, ताकि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता रहे। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये चीज़ हम डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। अच्छा, अब हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन नीटा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। तो देखो, आपने देखा भी होगा, मैं आपको बताता हूँ, जो एन होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/√T के। ये टी क्या है? यहाँ पर टेम्परेचर है। क्या है ये? टेम्परेचर। अच्छा, मैंने ऊपर लिखे रखा था टेम्परेचर, ठीक है। हमने देखा भी होगा, जैसे हम शुगर सिरप बनाते हैं ना, जो आपकी चाशनी बनाते हैं, जब वो गर्म होती है, मतलब उसका टेम्परेचर हाई है, तो वो पतली पतली होती है। पर जैसे उसका टेम्परेचर ठंडा होता रहती है, वो ठंडी होती रहती है, नीचे टेम्परेचर गिरता रहता है, तो वो गाढ़ी होने लगती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ेगा, जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ेगा, तो उसकी विस्कोसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी ऑब्वियसली। और जैसे जैसे टेम्परेचर उसका कम होगा, उसकी विस्कोसिटी क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। तो वही रिलेशन तो है यहाँ पर। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और नीटा है। आप शुगर सिरप्स को रिलेट कर सकते हो, ठीक है। स्टोक्स लॉ ये क्या बोलता है? ये वही चीज़ है, अगर कोई ऑब्जेक्ट पानी के अंदर तैर रहा है, तो ऑब्वियसली उस पर विस्कस फोर्स लग रही होगी। तो उन्होंने दिया एक स्फेयर के लिए, किसके लिए दिया? एक स्फेयर के लिए। अगर एक स्फेयर है जो कि पानी के अंदर मूव कर रहा है ना, ये पूरा पानी भरा हुआ है यहाँ पर, और इस पानी के अंदर ये स्फेयर मूव कर रहा है आर रेडियस का, ठीक है। तो जितनी विस्कस फोर्स लगती है ना, जो ड्रैग फोर्स होती है, विस्कस फोर्स जो है यहाँ पर, उसका उन्होंने फॉर्मूला दिया क्या? 6 पाई इंटू नीटा इंटू आर इंटू वी। 6 पाई तो कांस्टेंट है, जो आपका नीटा है वो क्या है? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। आर क्या है? इसका रेडियस स्फीयर का। और वी क्या है? जिस भी वेलोसिटी से वी से ये चल रहा है। अगर विस्कस फोर्स ऊपर के डायरेक्शन में लग रही है, इसका मतलब ये नीचे चल रहा होगा ऐसे, ऑब्वियसली बात है। वेलोसिटी के अपोजिट लगता है हमेशा विस्कस फोर्स, ठीक है ना। तो अगर वेलोसिटी वी नॉट से नीचे जा रहा है, तो ऊपर फोर्स लग रहा होगा। क्या बात समझ में आ रही है? तो इन्होंने स्फेयर के लिए ही कहा बस, अगर स्फेयर आपका चल रहा है पानी के अंदर, तो इतनी उसकी क्या होती है? ड्रैग फोर्स लगती है। क्या बात समझ आई? तो नेक्स्ट कंसेप्ट है अपने पास टर्मिनल वेलोसिटी। ये क्या होता है? टर्मिनल वेलोसिटी भी स्टोक्स लॉ का ही एक क्या है? एक डेरिवेटिव है। मतलब आप ऐसे मान सकते हो कि जब कोई ऑब्जेक्ट या कोई अपन स्फेयर की बात कर रहे हैं, तो जो स्फेयर है, मान लो पानी के अंदर नीचे ऐसे जा रहा है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी वी नॉट से जा रहा है, तो इस वी नॉट बोलते हैं हम टर्मिनल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? टर्मिनल वेलोसिटी। मतलब उसकी वेलोसिटी ना इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, उसकी स्पीड इंक्रीज डिक्रीज नहीं हो रही, डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रहा है, वो सीधा 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 नीचे एक ही वेलोसिटी से आता जा रहा है। क्या बात समझ में आई? तो इसकी कंडीशन कैसे लिखेंगे? ध्यान से देखो, अगर मुझे वेलोसिटी वी नॉट को कांस्टेंट करना है, क्या करना है? कांस्टेंट करनी है वेलोसिटी, तो मैं बोल सकता हूँ ये आर रेडियस का अगर है, तो यहाँ पर कितनी फोर्सेस लग रही होगी? एक तो नीचे लग रहा होगा एम जी, है ना, एक ऊपर लग रहा होगा आपके पास एफ वी, विस्कस फोर्स कितना? 6 पाई नीटा इंटू आपका आर इंटू वी नॉट। मैं मान रहा हूँ कि वी नॉट कॉन्स्टेंट वेलोसिटी है इसकी, जिससे ये जा रहा है, ठीक है। अच्छा, तो क्या दो ही फोर्सेस हैं? नहीं, यहाँ पर तीसरी फोर्स भी है। कौन सी वाली? बायोंसी फोर्स, एफ बी। इसको नहीं बोलना है ना, बायोंसी फोर्स। तो हम अगर इसको मैं बोल रहा हूँ वेलोसिटी वी नॉट आपकी क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब है एक्सेलरेशन जीरो, एक्सेलरेशन जीरो का मतलब नेट फोर्स क्या है आपके पास? जीरो है। अगर नेट फोर्स जीरो है तो एफ बी डी आपको बना हुआ है ऑलरेडी, तो आप लिख सकते हो एफ बी प्लस एफ वी इज इक्वल्स टू एम जी, ये हम लिख सकते हैं। और आप लिख सकते हो इसको क्या, ये पूरा डूबा हुआ है ना अंदर, तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी इसका जो वॉल्यूम होगा कितना होगा? वॉल्यूम होगा इसका 4/3 पाई आर क्यूब, स्मॉल आर क्यूब, यही होगा। तो मैं लिख सकता हूँ एफ बी कितना होता है? इसका मान लेते हैं, इसकी जो आपकी वो है, जो जिसके अंदर चल रहा है, जिस लिक्विड है इसके अंदर, इसको हम बोल देते हैं रो है, और इसको मैं बोल देता हूँ सिग्मा। क्या बोलता हूँ? सिग्मा। ये दोनों क्या हैं? ये वेलोसिटी है। या आप ऐसे समझो, मैं बोलता हूँ इसके अंदर इसकी जो ये जो रो है, इसकी जो डेंसिटी है वो रो 1 है,
और इसकी रो एस है, इसको रो एस मानो, उसको रो एल मानो, ठीक है। लिक्विड की रो एल, इसकी रो एस। तो जो आपकी बायोन्सी फोर्स आती है वो कितनी आती है, रो इंटू एल, रो एल इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, ये क्या है उसका जितना डिस्प्लेस हुआ पानी, इंटू जी, प्लस एफ भी कितना है 6 पाई मीटा वी नॉट इंटू आर इज इक्वल्स टू एम जी कितना होगा, मास कैसे लिख सकते हैं, रो इंटू एस इंटू वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी, यहाँ से आप लिख सकते हो 6 पाई एन वी नॉट इंटू आर इज इक्वल्स टू रो एस, है ना। ये कितना आ जाएगा, यहाँ से देखो 4/3 पाई आर क्यूब और जी तो कांस्टेंट है ना, ये क्या है कॉमन है, यहाँ से भी ये कॉमन है तो उसको बाहर निकाल लो, इधर जब इधर जाएगा तो क्या बच जाएगा आपके पास 4/3 इंटू पाई आर क्यूब इंटू जी, और ये बच जाएगा यहाँ पर रो ऑफ एस माइनस रो ऑफ एल। ये इक्वेशन आ गई। यहाँ से आप निकाल सकते हो जो वी नॉट आपके पास आएगा, ये आर से एक आर कट जाएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा क्या, वी नॉट इज इक्वल टू जो कांस्टेंट वेलोसिटी वो आ जाएगी 4/3 पाई आर स्क्वायर इंटू जी इंटू रो ऑफ एस माइनस रो ऑफ एल अपॉन 6 पाई नीटा, यही आएगा। वी नॉट यहाँ से आपके पास आ जाएगा क्या, ये पाई से ये पाई कट गया, ये 2 और ये 3 तो आ जाएगा 2/9, ठीक है, इंटू आर स्क्वायर जी अपॉन नीटा इंटू रो एस माइनस रो एल। तो ये आपकी वेलोसिटी होगी किसमें, कांस्टेंट वेलोसिटी। तो हमने करा क्या, बेसिकली फोर्सेस को बैलेंस कर दिया। जब फोर्स बैलेंस हो जाती है एक्सेलरेशन 0 हो जाता है, एक्सेलरेशन 0 मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी, और कांस्टेंट वेलोसिटी को क्या बोलते हैं हम, टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। क्या बात समझ में आ रही है, तो ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। क्या बात समझ में आई, तो यहाँ पर ये अपना लास्ट पोर्शन था इसका, और यहाँ पर अपना चैप्टर जो है वो ख़त्म होता है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और हमें सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। तो मिलते हैं फिर आपके नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।